अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आई होप सो आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं बताते हैं अपनी राय दे और बताएं नॉवल कैसा लग रहा है। सो करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है जाने तमन्ना बाय अलीशे खान, एपिसोड 4। वो ज़र्ब के भारी काम वाले रेड कलर के लहंगे चोली में मलबूस, सर पर घूंघट लिए पूरे हक से काजिम शाह के बेड पर नज़रें झुका के बैठी अपनी छोटी सी सफ़ेद कैटी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। एज़ल शाह अपने दिल को हल्का करने के लिए खुद को अपनी कैटी के साथ मसरूफ़ कर रही थी ताकि अपनी घबराहट पर काबू पा सके। दुल्हन बनी रिवायती जेवरात से सजी डार्क ब्राउन बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल ऊंचा जोड़ा करके दुपट्टे को अच्छे से सेट किए बालों की दोनों लटें चेहरे की तरफ में निकाले, सुर्ख छोटी सी नाक में भारी नथ पहने, जबकि मेकअप के नाम पर लबों पर सिर्फ डीप रेड लिपस्टिक लगाए हुए थी जो से ज़ोहरा शाह ने ज़बरदस्ती लगाई थी। उन्होंने इससे अपने बेटे की गलती की बारहा माफ़ी मांगते हुए इसे अपनी बेटियों की तरह अपना सारा जेवर पहनाया था। वो तकरीबन 6 बजे से यूं ही काजिम शाह के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे, लेकिन काजिम शाह अभी तक कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। कैटी, मेरा दिल धक धक कर रहा है। एज़ल शाह के कानों में काजिम शाह की वो तमाम बेबाक बातें गूंज रही थी जो इसने सबके सामने आहन शाह से की थी। एज़ल अपनी सफ़ेद बिल्ली के सर सहलाती शर्म व हया से लबरेज लहजे में गोया हुई थी, जिस पर इसकी बिल्ली ने मियाओ मियाओ की आवाज़ निकालते इसका हाथ चाटा था। वो शायद उसे रिलैक्स करने की कोशिश की थी। कैटी, मुझे बताओ, जब शाहजी आए तो मैं क्या बोलूं? कैसे इनसे इजहार निदामत करूं? वो परेशानी से अपना निचला लब दांतों में दबाती अपनी सफ़ेद सी बिल्ली से मुखातिब थी जो इसे पूरे गौर से सुन रही थी। एज़ल शाह शायद अभी भी काजिम शाह से रहम की उम्मीद रखे हुए थी। वो सुबह से बेहद आंसू बहा चुकी थी, अब तो इसके आंसू भी सूख चुके थे। इसीलिए वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए खुद ही ताने बाने बनाना शुरू कर चुकी थी। अच्छा, मैं कुछ भी ना बोलूं? शाहजी आके बोलेंगे? वो अपनी कैटी की खामोशी पर अपना ऐब्रो झुकाती हुई अपनी मासूम सी आवाज़ में गोया हुई, जिस पर इसकी बिल्ली ने ज़ोर से मियाओ मियाओ की आवाज़ निकालते इसे भी इसका हाथ चाटा। अभी वो अपनी बिल्ली को मज़ीद अपनी कैफियत सुनाती जब दराज कद काजिम शाह कमरे का दरवाज़ा धाड़ के साथ खोलता अंदर दाखिल हुआ था। बेड पर बैठे वजूद ने इसके यूं दरवाज़ा खोलने पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपनी नीली गहरी आंखें फैलाई थी। काजिम शाह अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करता उसकी तरफ बढ़ा था। अपने बेड पर इसे अपनी कैटी के साथ बरजमान देखते हुए काजिम शाह के खून में उबाल उठे थे। हैज़ल गोल्डन आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। काजिम शाह ने उसकी तरफ से बढ़ते इसकी कैटी को गद्दी से पकड़ के बेड से उठाते हुए बेदर्दी से ज़मीन पर फेंका था, जिस पर बिल्ली ने उछलते हुए मियाओं की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाली थी। कैटी, इसकी इतनी सफाकी पर बेड पर बैठी एज़ल शाह की नीली आंखें लबालब पानियों से भरी थी। इससे तड़पते हुए अपनी बिल्ली को पुकारा था। काजिम शाह ने इस बिल्ली की आवाज़ें नज़रअंदाज करते हुए इस नाजुक सी वजूद को कोहनी से पकड़ते हुए अपने बेड से उठाते ज़ोर से अपनी तरफ खींचा था। वो लहराती हुई उसके सीने से टकराई थी। शाहजी, मुझे दर्द। इसके हाथों की सफ़ा की गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करते इसने अपनी नीली आंखों में आंसू लिए उसे अजियत से पुकारा था। बकवास बंद करो, खबरदार। जो तुमने अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम भी लिया तो, और ये दर्द तो इस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो मैं आज रात तुम्हें दूंगा मिसेस काजिम शाह। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी पनाहों में आने का। आज मैं तुम्हें पूरे पूर पर अपनी वहशत की ऐसी छाप लगाऊंगा कि तुम अपने वजूद को पहचानने से इनकार करोगी। काजिम शाह, जो इसे अपना नाम लेने के लिए मना कर रहा था और खुद ही अनजाने में इसे मिसेस काजिम शाह का लक़ब देता बेहद गुस्से से धाड़ा था। इसकी धाड़ पर एज़ल शाह अपनी जगह से उछली थी। काजिम शाह उसे बेदर्दी से पीछे बेड पर फेंक कर इस पर साया फगन होता एक जिस्म में इसका घूंघट पलट चुका था। इसका घूंघट पलटते ही काजिम शाह साकित हुआ। वो नीली आंखों वाली छोटी सी शहजादी अपने हुस्न से इसके होश उड़ा चुकी थी। वो नीली सूझी हुई आंखों से आंसू बरसाती हल्का सा कपकपा रही थी। वो जो हर वक्त इसके साथ नरमी से पेश आता था, आजकल इसका इतना सफाक रूप देखते हुए वो यूं ही अपनी आंखों से आंसू की टंकियां बहाती थी। कहाँ बर्दाश्त होता था इस देव का गुस्सा इस नाजुक सी जान से, और आज तो वो वैसे ही इसकी हरकत की वजह से बेहद गुस्से में था। ना जाने वो क्या कर डालेगा एज़ल शाह के साथ। शाहजी, मेरा सांस बंद हो जाएगा, प्लीज़ मुझ पर से उठ जाए।
वो नाजुक सी जान इसके देव जैसे बॉडी बिल्डर वजूद की ताप ना लाते हुए हिचकियों से रोती हुई बोली थी। काजिम शाह का दिल आज पहली बार उसकी बरसती हुई नीली आंखों में डूब के उभरा था, लेकिन इसकी हरकत याद करते काजिम शाह ने बेहद बेरहम बनते हुए अपने मजीद वजन इस नाजुक सी जान पर डालते इसकी बालों की गद्दी से अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। तुम्हारा ये सांस इस वक्त बंद क्यों नहीं हुआ था जब तुमने बेशर्मी से मुझे खुद के ऊपर अपने इन गलीज हाथों की मदद से खींचा था? ऐज़ल हारून शाह, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐज़ल शाह, तुम मेरा एतबार हर रिश्ते से उठा चुकी हो। तुमने हमेशा मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, मेरी नरमी का गलत मतलब निकाला है तुमने, जिसकी सज़ा आज की रात तुम्हारा ये नाजुक वजूद मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करता हुआ झेलेगा। मैंने तुम्हारे पूर पर अपनी वहशत की छाप ना छोड़ दी तो मुझे काजिम दरियाब शाह ना कहना। वो इसके आंसुओं को सिरे से नज़रअंदाज करता इसके जबड़े को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेता इस शदीद गुस्से से गर्राते हुए इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठों पर बेरहमी से झुक चुका था। ऐज़ल शाह की आंखें हैरत से फैली थी इसके बेरहम लम्स पर। आज पहली बार इसके लबों को किसी ने छुआ था और इतनी बेरहमी से छुआ था कि वो नाजुक सी शहजादी किसी जख्मी परिंदे की तरह इसके हिस्सार में फड़फड़ा उठी। अलबत्ता उसकी कैटी की मियाँ मियाँ की आवाज़ें हुनूस जारी थी। इसकी कैटी काजिम शाह के बेड पर चढ़कर इसके दो दिया पैरों पर ज़ोर ज़ोर से अपने दांत गाड़ती ऐज़ल शाह को आज़ाद करवाने की भरपूर तगदो कर रही थी, लेकिन काजिम शाह इसके लबों पर बेरहमी से अपना दांत गाड़ता अपने पैर को झटकता हुआ इस कैटी को फिर से दूर फेंक चुका था। काजिम शाह के बेरहम लम्स पर ऐज़ल शाह की सांसों का तसलसल टूट रहा था। इसे अपने पूरे वज़न समेत खुद पर लेटते और यूं बेरहमी से अपनी सांसों को पीते देख के ऐज़ल शाह ने इसकी सफ़ेद कमीज़ को कंधों से अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था, लेकिन काजिम शाह इसके हाथ अपने कंधों से झटकता इसकी कलाइयों को अपने एक हाथ की मदद से बैकग्राउंड से लगाता अपने लम्स में मज़ीद शिद्दत पैदा कर चुका था। वो कितनी ही देर सफाक बना इससे इसकी सांसें पीता रहा। बिलाखिर अपने हलक में खून का जायका महसूस करते हुए काजिम शाह ने इसके नाजुक होठों को आज़ादी बख्शी थी। शाह जी, मेरे होठों पर दर्द हो रहा है। ऐज़ल शाह, जो अपनी हर तकलीफ़ उसे बताने की आदी थी, वो अपने लबों पर जलन महसूस करती ज़ारो करतार रोते हुए अपने लबों पर हाथ रख कर मासूमियत से बोली, लेकिन काजिम शाह को इसकी ये मासूमियत भी झूठ लगी थी। वो इस पर तरस खाए बगैर एक बार फिर से इसकी ज़ख्मी होठों पर बेरहमी से झुकता हुआ इसकी सांसों का गला घुट गया। अपने होठों पर इसके आँख की तरह दहकते लम्स पर ऐज़ल शाह की आंखें बाहर उबलने को थी। अब आवाज़ें दो सबको, अब पुकारो ना सबको ऐज़ल शाह, और दिखाओ अपने होठों पर मेरी वहशत के ये सबूत। खामोश क्यों हो? चिल्लाओ। काजिम शाह इसका पिन से सेट किया गया दुपट्टा बेदर्दी से इसके वजूद से उतार के दूर फेंकता इसके लबों को अपनी पूरों की चुटकी में ज़ोर से मसलता हलक के बल चीखा था। इसके अल्फाजों पर ऐज़ल शाह ने अपनी आंसू बहाती हुई नीली आंखों को खौफ से मींचा था। इसके यूं खींच के दुपट्टा उतारने पर इसे अपने बालों में बेहद तकलीफ़ महसूस हुई थी। क्यों पहना है तुमने ये जेवर? तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे कमरे में आते ही तुम्हारे हुस्न में बहकता नरमी और प्यार से तुम्हारा ये जेवर उतारता तुम्हारा कंधा थपकते हुए तुम्हें शाबाशी दूंगा? बोलो, क्यों तैयार हुई हो? क्या मकसद था तुम्हारा यूं तैयार होने के पीछे? क्या तुम मुझे अपने इस हुस्न की जाल में फंसाना चाहती थी? कहाँ से सीखी है तुमने ये साजिशें? बकवास क्यों बंद है अब? काजिम शाह इसके बालों को अपनी हाथ की मुट्ठी में जकड़कर झटका देता इसके कान में बेहद गुस्से से धाड़ा था। इसकी खामोशी पर काजिम शाह इसकी नाक में पहनी नत बेदर्दी से खींच के उतार चुका था। ऐज़ल शाह का छोटी नाक बुरी तरह से जख्मी हुई थी। इसकी इतनी सफाकी पर ऐज़ल शाह के लबों से दिल दहलाती चीख बरामद हुई। काजिम शाह ने इसकी चीखों की परवाह किए बगैर इसकी गर्दन में पहना तमाम जेवर तकरीबन नोचने के अंदाज में उतारा था। इसका जेवर उतारते ही काजिम शाह ने इसकी गर्दन में अपना मुंह दिया था। इसकी गर्दन पर बेरहमी से जगह जगह अपने दांतों से काटते हुए काजिम शाह ने इसके कमर में हाथ डालते हुए इसे थोड़ा सा बेड से उठाया था। काजिम शाह ने इसके लहंगे के ब्लाउज के टसल्स एक झटके में तोड़ते ऐज़ल शाह के औसान खता किए थे। इसकी दांतों का शिद्दत भरा लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ऐज़ल शाह ने अपने छोटे छोटे हाथों से मज़ाहमत शुरू की थी। काजिम शाह ने इसकी मज़ाहमत पर से फिर से उसकी कलाइयाँ अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़ते हुए इसके ब्लाउज़ को एक झटके से उसके तन से जुदा किया था। शाह जी, ऐज़ल शाह ने अपनी आंखों में बेयकीनी लिए काजिम शाह को देखकर नफ़ी में अपना सर हिलाया था।
اس के दूधिया सफ़ेद बदन को गहराइयों को देखते काजिम शाह की गोल्डन आंखों में शदीद सुर्खी छाई थी। इसकी गहरी नज़रों को अपनी वजूद पर महसूस करते अफजल शाह के गाल दहक के लाल अंगारे हुए थे। काजिम शाह ने इसके दिल के मुकाम पर झुकते हुए बेरहमी से अपना लम्स छोड़ते इसकी कमर को अपने हाथों की मुट्ठियों में भरा था। शाहजी, मैं मर जाऊंगी। इसके होठों और दांतों की बेरहम लम्स को अपने बदन के नशीब व फराज पर महसूस करते अफजल शाह घुटी घुटी आवाज़ में चीखी थी। काजिम शाह ने थोड़ा सा ऊपर उठते हुए अपनी सफ़ेद कमीज़ एक जिस्म में उतारते इसके होठों को गुस्से से एक बार फिर से अपनी गिरफ्त में लेते रिमोट से कमरे की लाइट्स ऑफ की थी। अफजल शाह ने डरते हुए इसके हाथों को पकड़ा था, लेकिन काजिम शाह इसके हाथ झटकता हुआ इसकी जिस्म को हर पर्दे से आज़ाद कर रहा था। शाहजी, मुझे माफ़ कर दें, अपनी ओज़ी के साथ ऐसा मत करें। शाहजी प्लीज़। इसके हाथों के खदरे लम्स को अपने वजूद की गहराइयों पर महसूस करते अफजल शाह रोते हुए चीखी थी। काजिम शाह ने इसकी हर माफ़ी, हर पुकार नज़रअंदाज करते हुए इसकी कलाइयों को अपने दोनों हाथों में मजबूती से जकड़ा था। नहीं शाहजी, नहीं, ओज़ी मर जाएगी। आप शाहजी ऐसा नहीं कर सकते। इसके अगले अमल को सोच के अफजल शाह रोते हुए अपनी उखड़ी सांसों के दरमियान इल्तिजाई अंदाज में बोली। इसकी इल्तिजाओं पर काजिम शाह के दिमाग में वो सारा मंजर लहराया था जब इसकी एक हरकत की वजह से इसकी और आहन शाह की सालों की दोस्ती पल में टूटी थी। इसके बाप दरियाब शाह ने पहली बार इसे थप्पड़ जड़ा था। इसके दाजी ने इसके पैदा होने पर अफसोस किया था। इसकी हवेली वालों ने इसके किरदार की गवाही देने की बजाय उसे कटहरे में खड़ा किया था। अगर अज़म शाह भी इसके किरदार की गवाही देते, सबके मुंह बंद ना करवाता, तो क्या काजिम शाह अब तक जिंदा रहता? ये तमाम मनाजिर याद करते हुए काजिम शाह एक झटके में झुकता हुआ अफजल शाह की रूह में उतरता इसे खुद में समा गया। इसके शिद्दत भरे बेरहम लम्स पर अफजल शाह की चीखें आसमानों को छू रही थी। काजिम शाह ने इसकी ज़ख्मी लबों पर एक बार फिर से झुकते हुए इसकी चीखों का गला घोटा था। अफजल शाह हिचकियों से रो रही थी। इसकी नीली आंखों से आंसू बरसते हुए तकिए भिगो रहे थे। शाहजी, मुझे दर्द हो रहा है। अफजल शाह बेहद तकलीफ़ से बच्चों की तरह रोते हुए बोली थी। वो नाजुक वजूद कहाँ काजिम शाह की इतनी शिद्दतें बर्दाश्त करने की ताकत रखता था। मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था दिल में जब तुमने मेरे 29 साला साफ किरदार को एक पल में गंदगी की नज़र किया था। काजिम शाह अपनी शिद्दतों में इजाफा करता तीर से कराया था, लेकिन अचानक से अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाला था, जो वो अपनी ओज़ी की हिचकियों की ताब ना लाते इसके होठों को नरमी से चूम गया। अफजल शाह इसका नरम लम्स पाते हुए बच्चों की तरह इसके गले में बाहें डालती सी सकुटी थी। अभी तो आधा घंटा भी नहीं गुजरा था और इससे काजिम शाह की शिद्दतें बर्दाश्त करना महाल हुआ था। काजिम शाह ने इसकी आंसू बहाती नीली आंखों को चूमते हुए अपनी शिद्दत में कमी की थी। वो इसकी तमाम शिद्दतें और गुस्सा सहती वाकई ही मर जाती। वह अफजल शाह को इस तरह से तोड़ नहीं पा रहा था जिस तरह से उसने काजिम शाह को तोड़ा था। काजिम शाह उसे तकलीफ़ में जैसे सोच सोच के दे रहा था। इसने अपने दिल में कितने अज़म बनाए थे इस पर अपनी वहशत लुटाने के, लेकिन वो सब इरादे पाश पाश हुए थे। शाहजी, इसके लम्स में नरमी महसूस करते हुए अफजल शाह ने इसके गले के गिर्द अपना हिसार मजबूत करते हुए इसे मासूमियत से किसी बच्चे की तरह पुकारा था। काजिम शाह ने ना चाहते हुए मतवाज़न लहजे में हंकार भरा था। दर्द हो रहा है। अफजल शाह लंबी लंबी हिचकियाँ लेती हुई बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बोली थी। काजिम शाह के दिल को कुछ हुआ था। कहाँ? काजिम शाह ने सख्ती से पूछा था। अफजल शाह ने इसके सख्त लहजे को महसूस करते अपनी सांसें तक रोक ली। इसके सवाल पर इसके गाल दहक के लाल हुए थे। वो इसे क्या बताती इसे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। होठों पर अफजल शाह ने इसे सकते हुए बताया तो काजिम शाह ने नरमी से अपने हाथ का अंगूठा इसके लबों पर फेरते इन्हें सहलाया था। अफजल शाह ने अपने होठों पर जलन महसूस करते इसे इसकी भरी थी और कहा। काजिम शाह कुछ पल के लिए इसकी साजिशें भूलता व नरमी से पूछ रहा था। सब जगह। अफजल शाह ने इसके हाथों के नरम लम्स पर एक लंबी सी हिचकी लेते इसे सूं करते हुए बताया था। काजिम शाह इसके जवाब पर कुछ पल उसे देखता रहा। अब वो बेआवाज़ आंसू बहाती इसके सीने के बालों को अपने छोटे छोटे हाथों में दबोचती इसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी। डैम इट, आई हेट यू अफजल हारून शाह, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। काजिम शाह इसके खामोशी से आंसू बहाने पर एक झटके से इस पर से उठकर बेड की दूसरी तरफ लेटते हुए बेहद गुस्से से चीखा था। वो इसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे पाया था। काजिम शाह को अपनी रहम दिली पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों कर इस मक्कार लड़की पर रहम खा चुका था। आज रयान खान की मेहंदी थी। काली शलवार कमीज़ में मलबूस गले के गिर्द काली ही मर्दाना शॉल लटकाए, सफ़ेद सुर्ख व सफ़ेद रंगत बॉडी बिल्डर वजूद का मालिक
दराज कद जोरी शाह बिल्कुल अभी लाल हवेली के मर्दान खाने में दाखिल ही हुआ था जब दाखिले दरवाजे से कुछ फासले पर खड़े दावर खान को अपनी तरफ खुशदिली से देखता पाकर उसने अपने अनाबी होठों पर उंगली रखते उसे कुछ भी बोलने से मना किया था, जिस पर दावर खान ने हाँ में सर हिलाते रयान खान की तरफ देखा था जो इसके गले लगाता इसे दारम खान की बाबत बताता हुआ खूबसूरती से हंस रहा था। जोरीज अपने भूरे बालों में हाथ फेरता चुपके से रयान खान के बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हुआ था। जोरी शाह ने खुद को इसकी गालियों के लिए तैयार करते हुए बच्चों की तरह इसकी दोनों आंखों पर हाथ रखते मुस्कुराहट दबाई थी। जोरी शाह की इस हरकत पर तमाम खानजादों ने मुस्कुराहट दबाई थी। रयान खान ने इसके हाथों का लम्स महसूस करते हुए एक झटके में दावर खान से पीछे होते जोरी शाह के मजबूत हाथों को थामते हुए अपनी पूरी कुव्वत से मोड़ा था और इसके हाथ के लम्स से ही जोरी शाह को पहचान चुका था। जोरी शाह ने चीखते हुए इससे अपने हाथ आज़ाद करवाने चाहे, लेकिन रयान खान इसके कढ़ाने की परवाह किए बगैर अपना रुख इसकी तरफ मोड़ता इसके सीने पर जोरदार मुक्का जड़ चुका था जो इसके निकाह के बाद आज मिल रहा था। इसने जोरी शाह को बार बार फ़ोन कॉल पर हिदायत दी थी कि वो इसकी शादी से 10 दिन पहले इसकी हवेली में मौजूद हो, लेकिन वो मेहमान और नवाबों की तरह ऐन मेहंदी वाले दिन पर हाजिर हुआ था। अभी भी क्यों आए हो? अभी भी मजनू बना इसी की यादों? अभी रयान खान को गुस्से से गर्राता हुआ अपना जुमला मुकम्मल करता जब जोरी शाह ने तेज़ी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए आसपास खड़े तमाम खानजादों को देखा था जो इन्हीं की तरफ मतवज्जा थे और रयान खान इन सब की मौजूदगी में इसके पोल खोलने पर तुला हुआ था। लाला, इसे गेट से अंदर किसने आने दिया? मैंने, कमीने दादा बख्श मुलाजिम को समझाया भी था। ऐसी गंदी शक्ल का इंसान जहाँ भी नजर आए उसे गोली से उड़ा दे। रयान खान का रुख अब की बार फारिस खान की तरफ था। वो मस्तूई गुस्से से फारिस खान से इफ्तिसार कर रहा था जो मुस्कुरा कर कंधे उचका चुका था। यहाँ पर खड़े सब खानजादे जोरी शाह और रयान खान की दोस्ती से अच्छे से वाकिफ थे। इतना गुस्सा नहीं करते मेरी जान, ज़रूरी काम थे, वरना कौन काफिर यहाँ महीना पहले आकर तेरा खर्चा न करवाता। रोज़ जोरी शाह उसके अपटन से रंगत गालों को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाता उसे मनाने की गर्ज से बेइख्तियारी में प्यार से उसका माथा चूमता इसे ज़ोर से अगले गले से लगा चुका था। जोरी शाह इसके गालों पर लगे अपटन को देख के बहुत कुछ समझ चुका था। वो इससे महीनों बाद मिल रहा था और जोरी शाह को इस वक्त खुशी से दमकता अपना जिगर इतना प्यारा लग रहा था कि वो बेसाख्ता इसका माथा चूमने पर मजबूर हुआ था। जोरी शाह ने इसे दिल में ढेरों दुआएं दे डाली थी जिसे इतनी बुरी आजमाइश के बाद बिल आखिर इसकी मोहब्बत इसका इश्क मिलने वाला था। जोरी शाह और रयान खान ने एक दूसरे की ज़िंदगी के तमाम पहलू तमाम राजों के से वाकिफ थे। रयान खान ने इसके काम की नौयत समझते हुए मुंह फुलाते हुए इसके गिर्द अपने हाथों का हिसार बनाया था। वो दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को गले से लगाए सरगोशियों में एक दूसरे के कान में गिले शिकवे करते सबके पूरे दिल से मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। दावर खान के पास खड़ा आलियान शाह भी इन दोनों को देखकर मध्यम सा मुस्कुराता हुआ दारम खान में मसरूफ़ था। अस्तगफुरुल्लाह, एक बीवी जोरीज के होते हुए भी आपको एक और बीवी चाहिए लाला? कुछ खुदा का खौफ करके ये झप्पियाँ पप्पियाँ बंद कर दे। सैयद खान इन दोनों के यूं सरेआम प्यार जताने पर अपने कानों को हाथ लगाता मसनूई हैरानगी से रयान खान से मुखातिब हुआ था, जिस पर जोरी शाह और रयान खान अपनी बेखुदी पर सटपटा कर सैयद खान को घूरते हुए एक दूसरे से अलग हुए थे। वो दोनों बाकी सबको तो फरामोशी कर चुके थे। जोरी शाह इससे अलग होता हुआ अब बाकी सब खानसादों से मिल रहा था। जी तो भाई, मुझे चाचू बनाने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है आप दोनों का? जोरी शाह एक साथ साहिर और फारिस के गले लगता इनके कानों में बेबाक मध्यम सरगोशी करता इनके चेहरे सुर्ख कर चुका था। साहिर खान की आंखों के पर्दों में गुजरी खूबसूरत रात के तमाम मनाजिर लहराए थे। जरलाश्ता खान का शर्माना इसकी सिसकियाँ याद करते हुए इसने अपना निचला लब दबा के अपना कहका जब्त किया था। अब जोरी शाह को क्या बताता इसकी बीवी के आए दिन तबीयत खराबी ने इसके नेक काम में इतना खलल डाला है कि इस बेचारे ने अपनी गोल्डन नाइट ही कल रात मनाई है। वहीं पे फारिस खान जो पहले ही अपनी बीवी से नाराज़गी की वजह से तपा हुआ था, जोरी शाह की इस बात ने तो मानो इस पर जलती पर तेल का काम किया था। फारिस खान ने जोरी शाह को मुक्का जड़ते हुए उसे आंखें दिखाई थी। समथिंग। जोरी शाह मजीद बेबाक होता अपनी आंख को दबाते इस्तफसार कर रहा था। प्रोसेसिंग। साहिर खान और फारिस खान के मुंह बसोर के एक ज़बानी से जवाब देने पर जोरी शाह का दिलकश कहकहा मर्दान होने की जीनत बना था। रीस चाचू, आई मिस यू सो मच। दारम खान को गोद में उठाता जोरी शाह इसके जुमले पर इसे ज़ोर से खुद में भींचता प्यार से उसका चेहरा चुम रहा था।
इसके रीस पुकारने पर आंखों के पर्दों पर अपनी जालिम मनोका का अक्स लहराया था, जिसने आखिरी बार उसे अपनी सुनहरी आंखों में लबालब पानी लिए देखा था। लेकिन जोरी शाह लॉन्च में बैठे हर फर्द को इग्नोर करता हुआ सवात के लिए निकल आया था। इसमें जो खानजादों की बात हो रही है एक्चुअली होगा ये कि इनके जो नॉवल हो चुके हैं वो वाले कैरेक्टर हो गए, उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये शायद उनके कोई नॉवल के हीरोज़ हैं, उनकी स्टोरी है और इसमें साथ में आए हैं। ठीक है। रयान खान की शादी पर इसका एक दोस्त आया था। जोरी शाह आज काफ़ी वक्त बाद अपनी यूनिवर्सिटी के पुराने दोस्तों से मिल रहा था। तमाम दोस्तों ने खानजादों के सामने जोरी शाह की अच्छी शायरी का बताते हुए इसकी जान मुश्किल में डाली थी, क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में खानजादों के इसरार पर इसका और सजावल खान का मुशायरा शायरी का मुकाबला होने वाला था, ताकि महफिल का मज़ा दोबारा किया जा सके। खानजादों की तरफ से अगर किसी की शायरी अच्छी थी तो वो सजावल खान था। लाला अपने मासूम लेकिन चालाक टिड्डे को इसकी कशमाला नहीं, मेरा मतलब है इसकी मोरे के परों के नीचे छुपा आए। ऐसे ही मेरी शायरी के मज़े लेते हुए ख़राब हो गया तो मुझसे गिला मत कीजिएगा। जोरी शाह ने दावर खान के कान में घुसते हुए इसे पहले ही वार्निंग सिग्नल दिया था, जिस पर दावर खान इसे घूर कर देखते हुए अपने रूठे बेटे को देखा, जो रयान खान की गोद में बैठा इसकी बियर्ड के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद रयान खान अपनी गोद में बैठे दारम खान को तरीके से हैदर खान के पास छोड़ कर आया था, क्योंकि वो जानता था जोरी शाह अपनी शायरी में बेबाकी की चम्मच ना डाले, ऐसा कहाँ मुमकिन था। चलो भाई करो स्टार्ट। रयान खान जोरी शाह के पास बैठता हुआ इसे और सजावल खान को मुखातिब करते हुए बोला था। इस वक्त आसपास इन सब खानजादों के दोस्त जमा थे। साहिर खान ने अपनी जेब से सिक्का टिटोलते हुए इनका टॉस करवाया था। ये सिक्के इसने स्पेशल अपनी मासूम ताशों को तंग करने के लिए अपनी जेब में रखे हुए थे, ताकि वो जब भी इसे पैसे या चॉकलेट मांगे तो वो इसे बड़े बड़े नोट पकड़ाने के बजाय कंजूसों की तरह ये सिक्के पकड़ाने के बाद इसके मुंह से खुद के लिए कंजूस खान सुनकर इसके लबों को चूम सके, क्योंकि इसके मुंह से मासूमियत भरे शिकवे से कंजूस खान सुनते हमेशा साहिर खान के दिल को भा जाता था। टॉस जोरी शाह जीता था, जो इस वक्त शीशे का ग्लास मुंह को लगाए रिलैक्स अंदाज में पानी पीता इन सब के जज्बात जगाने के लिए अपने दिमाग में कोई रोमांटिक सा शेर सोच रहा था। चस्का लगा है जब से तेरे होठों का, मिटती नहीं है प्यास अब पानी से। जोरी शाह ने अचानक से कुछ फासले पर पड़े डस्टबिन में कली के अंदाज में पानी फेंक कर बेहद अफसोस के अंदाज में पानी का गिलास टेबल पर पटकते हुए अचानक से ये बेबाक शेर संजीदगी से बोलते हुए अपना कहका जब्त किया था। सब खानजादे और इनके दोस्त जोरी शाह से पहले ही रोमांटिक शेर की उम्मीद हरगिज़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो इन सब के मुंह हैरत से खुले थे। सब सटपटाते इसकी खुल्लम खुल्ली बेबाकी पर, लेकिन रयान खान इसकी रग रग से वाकिफ था, जिसने इसके शेर पर कहका लगाते हुए इसे दाद दी थी। आंखों के पर्दों में कुछ देर पहले अपनी विशा के साथ गुजरे लम्हात के मनाजिर लहराए थे, जब इसने रफ किस करते हुए इसके होठों का हश्र बिगाड़ा था। सजावल खान ने लब दबाते हुए कमीने जोरी शाह की तरफ देखा था, जिसने उसे आंख दबाते हुए अपनी बारी देने का इशारा किया था। इनका मुशायरा शेर के आखिरी लफ्ज़ के आखिरी हिज्जे में मनसर नहीं था। वो यूं ही शगल मस्ती के लिए ये मुशायरा कर रहे थे। तो जिसने नौयत का शेर एक शायर ने बोलना था, अगले ने भी इस नौयत का शेर तलाशना था। यानी ये नहीं था कि एक रोमांटिक शेर बोले तो दूसरा दुखी, ऐसा मज़ा ख़राब हो सकता है। ये मेरा मुशायरा करवाने का स्टाइल है, किस किस को पसंद आया। शहद की मिठास अपनी जगह, मगर हाय इसके होठ। सजावल खान कल अपनी खानम के साथ हुई मुलाकात याद करते हुए एक नज़र जरार खान को देखकर अपना निचला लब दांतों में दबाता गंभीर आवाज़ में ठंडी आँख भरते हुए बोला था। इसके शेर पर जरार खान का चेहरा सुर्ख हुआ था, जो सोफे पर बैठे फारिस खान की गोद में नीम दराज अपने मोबाइल में गर्क था। हाय, महफिल में बहुत सी लड़कों ने सजावल खान की ठंडी आह में इसका साथ दिया था। जख्मी हुए जो होठ तो महसूस हुआ ये चूमा था किसी फूल को दीवानगी के साथ। जोरी शाह अब गला खनकारते हुए शीशे के टेबल से फूल उठाकर रयान खान के चेहरे पर मारता बेबाकी से गोया हुआ था, जिसने फिर से बेबाक कहका लगाते हुए से दाद दी थी। इनके होठों की रंगत थी गुलाबों जैसी, और हमें बचपन से ही पसंद था गुलाबों को चूमना।
सजावल खान एक बार फिर से जरार खान को कनखियों से देखकर गंभीर आवाज में गोया हुआ, जो ना जाने किस जब्त का मुजाहरा करता। सुर्ख पड़ते हुए हुनूस इस तरह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जैसे अपने कमीने बहनोई के अशार सुन ही नहीं रहा हो। हम इनके होठों को चूम के प्यास बुझाना चाहते थे। चूमे होठ इनके तो वो भी बरसों के प्यासे निकले। ये शेर बोलते हुए जोरी शाह को वो मंजर याद आया जब इसने 6 साल बाद मरहा शाह के होठों को शिद्दत से चूमते हुए इसे पागल किया था। मेरे महबूब तेरे होठ चूम लूं, फिर जो लुफ्त आए आधा तेरा आधा मेरा। सजावल खान अपना निचला लब गुलाबी दांतों में दबाता अपने डार्क ब्राउन बालों में हाथ फेरते गंभीर आवाज में बोला था, होठों से आगे भी बढ़ जाओ कमीनों। जरार खान के कानों की लो तक सुर पड़ते देखकर फारिस खान ने अपना कहका दबाते हुए इन दोनों को डपटते हुए कुछ बेबाकी की कम करने का इशारा किया। क्योंकि कोई बैद नहीं था, अब जरार खान उठ के सजावल खान को धुनकना शुरू कर देता, लेकिन जोरी शाह ने तो इसके इशारे को अपने मतलब का रंग देता और इसने दिया भी था। इसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ हूँ मैं। गर्दन का बूसा लेते ही उसकी जान जाती है। लाला, इतना आगे काफ़ी है या मज़ीद? जोरी शाह फिर से अपना कहका जब्त करता अपना बेबाक शेर बोल कर संजीदगी से फारिस शाह से मुखातिब होता हुआ बोला, जिसने सुर्ख चेहरा लिए इसकी तरफ सोफे पे पड़ा कशन फेंका था। रयान खान ने हंसते हुए इस कशन को कैच करते हुए अपने सर के नीचे रखा था। तेरे साले तो नहीं है कमीने, लेकिन मेरा साला मेरे सर पर बैठा हुआ है। सजावल खान ने जोरी शाह को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए अपनी घनी बियर्ड में हाथ फेरा था। जोरी शाह ने इसके तासीरात का मतलब समझते हुए कंधे उचकाते हुए जैसे इस पर कोई खास फर्क ना पड़ा हो। मसीर हो अगर तेरी गर्दन, मैं तुझ में खून का कतरा ना छोड़ूं। सजावल खान ने भी जवाबन कम बेबाकी नहीं दिखाई। साहिर खान ने इसे दांत देने वाले अंदाज में दिखा था, तुम पास आओ और हटाओ गर्दन से बाल अपने, फिर गर्दन भी मेरी और मर्जी भी मेरी। जोरी शाह अपनी काली शॉल झटकता हुआ बेहद जिद्दी और रोमांटिक अंदाज में बोलता यहाँ खड़े सब खानजादों के जवान जज्बात जगा चुका था। जोरी शाह की आंखों के सामने मरहा शाह की सफ़ेद शफाफ गर्दन लहराती इसकी खुद की हालत ख़राब कर रही थी। जोरी शाह के शेर पर महफिल एक बार फिर से दाद देने वाले अंदाज में गूंज उठी थी। मेरे भूसों को क्या सहोगी तुम, मुझे आदत है काट खाने की। अब की बार शेर सजावल खान की तरफ से नहीं बल्कि मसरूफ़ अंदाज में साहिर खान की तरफ से आया था, जो शेर बोलने की बात सबकी दांत बटोरता हुआ फारिस और रयान शाह के सुर्ख होते चेहरे को देखता अपना कहका जब्त कर रहा था। साहिर खान के शेर पर महफिल ज़ाफ़रान बनी थी। शेर और शायरी के नाम पर अपनी बेगर्तियाँ बंद करो सब। फारिस खान अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए दबी दबी आवाज़ में गर्राया था, जिस पर सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। जरार खान ने फारिस खान की तायद में ज़ोर से अपना सर हाँ में हिलाते हुए सजावल खान को कहर बरसाती नज़रों से घुरा था, जो इसे देखकर कहका लगाता हुआ अपना एक कान पकड़ चुका था। अच्छा लाला, बस लास्ट। जोरी शाह ने कहका लगाते हुए फारिस खान से इजाज़त चाही थी, जो इसे नरोठेपन से देख रहा था, क्योंकि बेइज्जती और बेशर्मी की शुरुआत जोरी शाह की तरफ से जो हुई थी, ये सर्दी आप ही से ख़त्म होगी, रज़ाई मसले का हल नहीं है। जोरी शाह इंतहाई मौदबाना अंदाज में फारिस खान को एक नज़र देखकर सर झुकाकर कहका लगा के बेबाकी से बोलता सबके दिलों में आग लगा के इनकी धड़कनें मुंतशिर कर चुका था। हमारी बीवियाँ तो समझ ले 2 कदमों के फासले पर है, हम तो मसला हल कर लेंगे, तू कैसे करेगा जिगर? रयान खान इसके कान में से छेड़ने की गर्ज से बोला, मेरी जान मेरे होते हुए तुझे इन 2 कदमों का फासला बुर कौन करने देगा? जोरी शाह आइब्रो उचका के एटीट्यूड से बोलता रयान खान के जुमले पर सिलगने की बजाय उसे अच्छा खासा सिलगा के रख चुका था। जोरी शाह के दिल की एक धड़कन इस वक्त मरहा शाह के नाम की माला जपने में मशगूल थी, और जोरी शाह की शहजादी थी वो, जो एक जालिम और खुदगर्ज लड़की थी। एजल शाह हुनूस बेड पर लेटी खुद पर कंबल लपेटे सिसक रही थी। कासिम शाह ने इससे अपनी नफरत का इजहार करने के बाद हाथ भी नहीं लगाया था। वो इसकी सिसकियाँ, इसका रोना, इसकी माफिया हर चीज़ नज़रअंदाज करता वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। वह कब से ठंडे पानी से शावर लेता अपनी दहकती कनपट्टियों को दबा रहा था। इसे खुद को इस नाजुक वजूद पर दरंदगी दिखाने से किस हाल से रुका था, ये सिर्फ वही जानता था, वरना इस मक्कार और खुदगर्ज लड़की को देखकर कासिम शाह को अपने खून में उबाल उठते महसूस हो रहे थे। मैं कैसे इसके जालिम लबों को नरमी से चूम सकता हूँ जिनसे इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था? मैं कैसे इस धोखेबाज लड़की की आंखें नरमी से चूम सकता हूँ जिनसे झूठे आंसू बहाते हुए इसने सबको मुझ पर बेएतबारी दिखाने पर मजबूर किया था? क्यों कासिम शाह, क्यों?
क्यों तुमने अपनी शिद्दतों में ना चाहते हुए भी नरमी दिखाई? क्यों तुमने इसके पूर पूर पर अपनी वहशत नहीं दिखाई? क्यों मुकरे तुम अपने अल्फाजों से? क्यों तुमने इस लड़की पर अपनी दरिंदगी नहीं दिखाई? क्यों आहान शाह की बहन के पहलू में अपनी आंख बुझाते हुए इससे हवस परस्ती का मतलब नहीं समझाया? क्यों रहम आया तुम्हें इस सफाक लड़की पर? आखिर क्यों? काजिम शाह ठंडे पानी से भीगता व अजियत की इंतहा पर धाड़ता दीवार पर जोर जोर से अपने हाथों के मुक्के मारता खुद को तकलीफ दे रहा था। इसकी धाड़ों पर कमरे के बेड पर बिखरी हालत में लेटे अजल शाह ने अपनी हिचकियां दबाने की गर्ज से होठों पर हाथ रखा था। काजिम शाह ने तो इसे अभी अपनी सफाकी की एक झलक भी पूरी नहीं दिखाई थी और अजल शाह से बेड से उठना महाल हो रहा था। वो अभी सिर्फ 18 साल की हुई थी। अगर काजिम शाह बदले की आग में इसका किसी रेपिस्ट की तरह बुरा हाल करता तो अजल शाह यकीनन इस वक्त अपनी सांसें खो देती, लेकिन काजिम शाह ने ऐसा नहीं किया। इसने उसकी इतनी खुदगर्जी, मक्कारी और धोखेबाजी पर भी अपनी शिद्दतों में नरमी दिखाई थी। क्या था वो इंसान? वो कैसे अपनी शाहजी के साथ ये सब कर सकती थी? वो तो इससे इश्क करने के दावे करती थी। क्या इश्क में कोई अपने महबूब को यूं रुसवा करता है जैसे मैंने किया है? अजल शाह फूट फूट कर रोती हुई अजियत से सोच रही थी। इसके पास तो काजिम शाह से माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज भी नहीं बचे थे। बिल आखिर 1 से 1.5 घंटे बाद काजिम शाह ठंडे पानी का शॉवर बंद करता ब्लैक ट्राउज़र जेब तन के वॉशरूम से बाहर निकला था। काजिम शाह को अपने सर पर शदीद दर्द उठता महसूस हो रहा था। ठंडे पानी ने भी उसके गर्म खून पर फव्वार नहीं बरसाई थी। काजिम शाह बेड पर लेटी अजल शाह को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता अलमारी से अपनी ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहनता हुआ अपना फ़ोन, लाइटर और सिगरेट की डिब्बी उठाते हुए कमरे की तरफ बढ़ा था। शाहजी, अजल शाह ने रोते हुए काजिम शाह को पुकारा था, जो दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख चुका था। अजल शाह के रोती आवाज़ पर काजिम शाह के चेहरे के खूबसूरत नकुश तन चुके थे। हैज़ल गोल्डन आंखों में गजब की सुर्खी छाई थी। वो सब कुछ करके भी कैसे मजलूम बनती हुई रो रही थी, जैसे इस पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए हो। और काजिम शाह का क्या, जिस पे इसने बैठे बैठे हवेली की छत गिराई थी? मैंने मना किया था ना तुम्हें, आइंदा के बाद अपनी घटिया ज़बान से मुझे शाहजी नहीं पुकारना। जहर लगती है मुझे तुम्हारे होठों से अपने लिए ये पुकार। अगर आज के बाद तुमने मुझे यूं पुकारा तो आज तो जो वहशत मैंने तुम्हारी होठों पर दिखाई है, अगली बार इससे डबल वहशत और बर्बरियत दिखाऊंगा। काजिम शाह उल्टे पैर होता तेज़ी से बेड की तरफ बढ़ता, इसके दाएं बाएं हाथ रखता इसके ज़ख्मी होठों को अपनी पूरों से मसलते भारी आवाज़ में बेहद गुस्से से गर्राया था। अजल शाह ने उसे फिर से गुस्से में देखते हुए अपनी नीली आंखें ज़ोर से मींची थी। वो अपना पूरा वजूद कंबल में छुपाए हुए थी। इसके नरमी बरतने के बाद तो इसे लगा था शायद वो फिर से उसके पुराने शाहजी बन जाएंगे, लेकिन वो तो फिर से अपने गुस्सीले रूप में आता इसके वजूद से जान निकाल चुका था। अजल शाह ने इसकी पूरों का खदरा लम्स अपने होठों पर महसूस करते बमुश्किल अपनी सिसकी रोकी थी। इस बात में कोई शक नहीं था, बेवकूफ़ अजल शाह बेहद नाजुक थी। इससे किसी की थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं होती थी। इसके यूं सहम के आंखें मीचने पर काजिम शाह उसे देख कर रह गया। वो मासूम नहीं थी, वो मजलूम भी नहीं थी। फिर क्यों बार बार मासूमों और मुस्लिमों की तरह एक्ट करती थी? इसे मज़ीद गुस्से से पागल कर रही थी। काजिम शाह को लगा अगर वो मज़ीद 2 मिनट भी इस मक्कार लड़की के पास रुका तो वो गुस्से में अपने होश खोता बहुत कुछ गलत कर जाएगा। वो तेज़ी से इससे दूर होता हुआ अपना रुख मोड़ चुका था। फिर याद आया था वो 18 साल नौखेज़ कली थी। वो बेहद नाजुक और छोटी थी। कुछ देर पहले वो काजिम शाह के नीचे बिल्कुल दब चुकी थी। इस जैसी तो वो 2-3 भी एक वक्त में आसानी से काजिम शाह के चौड़े सीने में समा जाए। इसने यकीनन अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार इतना दर्द बर्दाश्त किया था, लेकिन वो ये सब डिज़र्व करती थी। कोई शक नहीं था वो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती थी। लेकिन काजिम शाह अपने दिल को कैसे समझाता, जो इसे कंबल में लजरते और दर्द से सिसकते देख कर ही इसी फिक्र में पागल हो रहा था। काजिम शाह का बस नहीं था वो अपना सर दीवार में दे डाले। लड़कियां सब कुछ करके भी कैसे मजलूम बन जाती हैं। काजिम शाह गुस्से से सोचता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा था। जहरा मॉम अजल शाह के कुछ कपड़े इसके अलमारी में सेट करवा चुकी थी, जिन्हें अभी काजिम शाह ने अपनी शर्ट निकालते हुए देखा था। काजिम शाह अपनी अलमारी से इसकी एक सादा सी शलवार कमीज निकालता हुआ बेड की तरफ आया था। अजल शाह
हुनूस आंखें नीचे आंसू बहा रही थी। ये मजलूमियत का ढोंग रचाना बंद करो ऐज़ल शाह, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, तुम्हारी इन आंसुओं से जो नदामत के एहसास से नहीं बल्कि दर्द के एहसास से तुम्हारी आरजू पर गिर रहे हैं। उठकर बैठो फौरन। काजिम शाह इसके रोने धोने से तंग आता, इसकी शलवार कमीज बेड पर पटकता हुआ बुलंद आवाज में गरजाता। इसकी गरजदार आवाज़ पर ऐज़ल शाह ने अपनी सांसें और हिचकियाँ रोकते हुए से देखा था। वो डर की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी। काजिम शाह की 20 मिनट की कुर्बत इसके पूरे वजूद में बुरी तरह से दर्द पैदा कर चुकी थी। ऐज़ल शाह ने अपनी आंसुओं से लबरेज नीली आंखें खोलते हुए बच्चों की तरह अपनी छोटी छोटी बाहें काजिम शाह की तरफ फैलाई थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे सच्ची में दर्द हो रहा है। वो अपना निचला होठ मरोड़ती लंबी सी हिचकी लेकर बोली थी। 1 मिनट से पहले उठो ऐज़ल शाह, तुम्हारे ये नखरे देखने वाला काजिम शाह मर चुका है। तुमने काजिम शाह को काट का उल्लू समझ रखा है, जो तुम मुझसे मुंह की खाने के बाद भी तुमसे नरमी बरतेगा, तुम्हारे नखरे उठाएगा। अब तो क्या शाह हवेली के तमाम मकीन तरसोगे काजिम शाह का नरम रूप देखने के लिए। तुम्हारे मक्कारी, तुम्हारे धोखेबाजी ने एक नए काजिम शाह को जन्म दिया है, जिस पर तुम्हारी इस झूठी मासूमियत का बिल्कुल असर नहीं होने वाला। काजिम शाह इसकी बच्चों सी हरकतों को नज़रअंदाज करता अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को दीवार पर मारते अजियत से चीखा था। ऐज़ल शाह इसकी आंखों की तीश की लाली के साथ साथ इसके खतरनाक हद तक तने तासीरात को देखती अपनी फैली बाहों को समेटती तेज़ी से कोहनियों के बल बेड पर उठ के बैठी थी। आंखों से आंसू हुनूस जारी थे। इस तरह से तो वो लड़कियां भी एक्ट नहीं करती जिनके खुदा न ख्वास्ता रेप हो जाते हैं। काजिम शाह इसे यूं डर डर के उठते देखकर इस्तेहाज़ी अंदाज में बोलता, उसे कोहनी से पकड़कर एक जिस्त में ठीक से बेड पर बिठा चुका था। काजिम शाह के यूं बिठाने पर ऐज़ल शाह के वजूद से कंबल सरका था। काजिम शाह की बात पर ऐज़ल शाह ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अपने बहते आंसू को रगड़ कर साफ किया था। अपने वजूद से कंबल सरकता देख कर इसके गाल तप उठे थे। इसे लग रहा था शायद वो ड्रामे कर रही है, लेकिन ऐज़ल शाह को वाकई अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। काजिम शाह ने बेड पर बैठते हुए इस पर से कंबल उतारते इसे एक झटके में अपनी गोद में उठाया था। ऐज़ल शाह ने कमरे में लाइट्स की रोशनी में अपने बरहाना वजूद को देखते हुए खुद को काजिम शाह के सीने में छुपाया था, जो इसकी कमीज़ को पकड़ता हुआ इसे पहनाने वाला था। इस नरम व मुलायम रोई से वजूद को अपने चौड़े मजबूत सीने में घुसते देखकर काजिम शाह ने इसके बालों को गद्दी से पकड़ते हुए से खुद से दूर किया। काजिम शाह ने इसके बहते आंसुओं को सिरे से नज़रअंदाज करते इसके गले में कमीज़ डाली थी, लेकिन इसे कमीज़ पहनाते वक्त काजिम शाह की नज़रें इसकी गर्दन और गर्दन से नीचे नजर आती गहराइयों पर अपनी शिद्दतों के निशानात पर पड़ी। इसकी पूरी गर्दन और गर्दन से नीचे वाली जगह पर सुर्ख धब्बे बन चुके थे। उसकी गर्दन और सीने का काजिम शाह के दांतों के निशान पूरी आब उताव से चमक रहे थे। काजिम शाह इसे कमीज़ पहनाते हुए नामहसूस अंदाज में इसके नरम सीने को अपने पूरों से नरमी से सहलाया था। इसके नरम लम्स को महसूस करती ऐज़ल शाह 1 मिनट में हिचकियों से रोती किसी बच्चे की तरह फिर से इसे लपेटे इसकी बॉडी बिल्डर सीने पर थोड़ी टिका कर अपनी नीली आंखों में लबालब पानी और शिकवा लिए उसे देख रही थी। काजिम शाह ने इसके शिकवे को पढ़ते हुए इसके सीने पे झुकते हुए अपने दिए गए सुर्ख निशानों पर नरमी से अपनी होठ सबत किए। इस अचानक आफताब पर ऐज़ल शाह की घनी मुड़ी हुई पलकें लजीर थी। दोदिया सफ़ेद गाल दहक के लाल हुए थे। ऐज़ल शाह ने नरम लेकिन आग की तरह दहकते लम्स पर इसकी ब्लैक टी शर्ट कंधों से मजबूती से अपने हाथों की मुट्ठियों में भींची थी, जिस पर काजिम शाह ने होश की दुनिया में लौटते हुए अपने लब इसके सीने से हटाते इसे जल्दी से कपड़े पहनाए थे। काजिम शाह को अपनी नरमी पर एक बार फिर से जी भर के गुस्सा आया था। कपड़े पहनाने के बाद काजिम शाह इसे गुस्से से अपनी गोद से बेड पर धकेलते हुए खड़ा हुआ था। इसके यूं धकेलने पर ऐज़ल शाह औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। काजिम शाह इस पर एक भी गलत निगाह डाले बगैर लंबे लंबे ढक भरता हुआ कमरे से निकलता चला गया, लेकिन ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना वो नहीं भूला था। चॉकलेट ब्राउन पैंट के साथ स्किन शर्ट में मलूस अर्ज़म शाह हमेशा की तरह अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले हुए था। कल हवेली में हुए वाक़ये की वजह से अर्ज़म शाह के तासिरात हुनूस तने हुए थे। अर्ज़म शाह अपने चेहरे पर बला की संजीदगी लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। सामने डाइनिंग रूम में काजिम शाह के अलावा सबको नाश्ता करते देखकर अर्ज़म शाह ने इस्तेहाज़ी अंदाज में सर झटका था। गुलाबी नफीस से कुर्ते में मलूज़ ऐज़ल शाह को नाश्ते के टेबल पर देखकर अर्ज़म शाह ने गुस्से से अपनी आंखें मींची थी। ये लड़की इसके लाला के किरदार को मशकूक बना के कैसे सुकून से नाश्ता कर रही थी। अर्ज़म शाह ने गुस्से से सोचा था,
ارزم کی شہد رنگ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی تھی۔ وہ رات میں ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہی کاظم شاہ کو سگریٹ پھونکتے ہوئے پورٹ سے اپنی گاڑی حویلی سے نکالتے دیکھ چکا تھا۔ جب کاظم شاہ پوری رات نہیں سویا تھا تو ارزم شاہ کیسے سو سکتا تھا؟ ارزم شاہ ان سب کو سلام کیے بغیر غصے سے تن فن کرتا راہداری کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اہن شاہ نے اپنا نچلا انابی لب دباتے ہوئے ارزم شاہ کی چوڑی پشت کو گھورا تھا، جو ہمیشہ احتراماً اسے اپنی کرسی سے اٹھ کر بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا تھا، لیکن آج سلام تو دور، وہ اسے باقاعدہ دیکھ کے نگاہیں پھیرتا ہوا باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایزل شاہ اپنے لبوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا کر اپنے زخمی ہونٹوں کو چھپا چکی تھی۔ اپنی گردن پر کاظم شاہ کی دی گئی شدتوں کے نشان اس نے دوپٹے سے چھپائے تھے۔ اپنی گیلی زلفیں وہ سکھا کے نیچے آئی تھی۔ اپنے لالا کے سینے لگنے کے بعد ان کے پریشان اور ندامت بھرے تاثرات دیکھتے ہی اس نے اپنے لالا کو زبردستی مسکرا کر دیکھتے ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ایزل شاہ کے چہرے پر اگر خوشی کے تاثرات نہیں تھے تو اس کے چہرے پہ دکھی بھی نہیں تھے۔ وہ نارمل طریقے سے ایکٹ کرتی آج پہلے سے کچھ میچور لگ رہی تھی۔ مرحا اور میرال شاہ کل لیٹ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں شاہ بی بی اور زہرا موم کے ڈھکے چھپے الفاظوں میں پوری بات پتہ چل چکی تھی جس پر وہ ہنوز شوق تھی۔ انہوں نے اپنے کتنے سال کاظم شاہ کے ساتھ گزارے تھے، لیکن اس نے آج تک ان پر ایک بھی غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ انہیں جتنی عزت اور پاکیزگی کاظم شاہ کی نگاہوں میں محسوس ہوتی تھی وہ شاید ہی آج تک کسی کی نگاہوں سے محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے اس پورے واقعے کو سننے کے بعد بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ہاں، ایزل شاہ سے ہمدردی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ شاہ بی بی نے انہیں یہ بات زوری شاہ کو بتانے سے منع کی تھی، جس پر مرحا شاہ نے تھوک نکلتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بھلا اس چیل سی نظر رکھنے والے انسان سے آج تک کوئی بات چھپ سکی تھی؟ شاہ، مجھے رات میں تمہارے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کی شاپنگ پہ جانا ہے۔ میرال شاہ، جس کا کل بھی شاپنگ پر جانے کا پلان کینسل ہو چکا تھا، سب کو کل والا واقعہ بھلا کر نارمل ایکٹ کرتے دیکھ کر اس نے سرعام اہن شاہ کو مخاطب کیا تھا، جس نے چونک کر ایک نظر میرال کو دیکھتے ہوئے کنکھیوں سے برتن سمیٹتی گلالی کو دیکھا، جس کے میرال شاہ کی بات کو سن کے ایک پل کو ہاتھ رکے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہی ہے میرال بیٹی، پرسوں تم دونوں کی منگنی ہے، یہ سب تیاریاں تو بہت پہلے کرنے والی ہوتی ہیں۔ شاہ بی بی نے میرال کی بات کی تائید کرتے ہوئے نرمی سے اہن شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ اہن شاہ کی بول چال ہارون شاہ اور داجی سے بند تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ اہن شاہ کا خود کا تھا۔ وہ خود ہی ان سے مخاطب نہیں ہوا تھا جنہوں نے اس کی بہن کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، میں رات میں آفس سے آ کے لے جاؤں گا۔ اہن شاہ جیسے حویلی کے ان نازک حالات میں میرال شاہ کی شاپنگ والی بات ایک نا بھائی تھی، لیکن گلالی کو یوں خود سے فراموش دیکھتے وہ سنجیدگی سے میرال کو انکار کرنے کی بجائے اس کی بات حامی بھرتا پھر سے کنکھیوں سے گلالی کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے جواب پر اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے قدم کچن کی طرف بڑھائے تھے۔ اس نے آج کافی دنوں بعد اسے اپنی ان شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اہن شاہ کے جواب پر میرال شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی، لیکن اہن شاہ کو اس کی مسکراہٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اپنا ناشتہ ختم کر کے مرحا شاہ سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی ہاسپٹل کے لیے نکل چکی تھی۔ کاظم شاہ رات کا حویلی سے نکلا ابھی حویلی لوٹا تھا۔ ایک نظر ڈائننگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھی ایزل شاہ کو دیکھتے ہوئے اس کے لہو میں ابال اٹھے تھے۔ اہن شاہ کو اطمینان سے ناشتہ کرتے دیکھ کر رف حلیے میں ملبوس کاظم شاہ نے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنے گولڈن بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے قدم ڈائننگ روم کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ مکان لڑکی اور اس کا سفاک بھائی اس کا اطمینان غرق کر کے خود سکون سے ناشتہ کیسے کر سکتے تھے؟ کاظم شاہ نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے بنا کسی کو سلام کیے ایزل شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اس کی کرسی سے اٹھاتے اہن شاہ پر اپنی نظریں جمائی تھی، جو اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم روم سے باہر کیا کر رہی ہو سوئٹ ہارٹ؟ میری ہوس ابھی پوری نہیں ہوئی تھی ڈارلنگ۔ کاظم شاہ نے ایزل شاہ کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی بے حد سخت گرفت جماتے بنا کسی کا لحاظ کیے بے باکی سے ایزل شاہ سے اختصار کیا۔ ہارون شاہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ دریاب شاہ نے سالم نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ تھا، گولڈن آنکھیں سرخ ڈوروں سے بھری پڑی تھی۔ میری بہن کو چھوڑو کاظم شاہ۔ اہن شاہ اس کی سرعام بے باکی پر غصے سے سرخ ہوتا دہاڑا تھا۔ جانتے ہو، تمہاری بہن بھی ساری رات مجھے یہی بولتی رہی، شاہ جی مجھے چھوڑ دیں، لیکن جب میں نے اس کی بات سنے بغیر فجر تک اسے اپنی مردانگی کا اعلیٰ ثبوت دیا ہے
तो तुम तो सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बात को किसी खातिर में लाऊंगा आहन शाह। काजिम शाह अपने आईब्रो उचकाकर बेहद बेबाकी से अपनी बात में झूठ शामिल करके बोलता। सबका चेहरा सुर्ख कर चुका था। वह अफजल शाह को एक जिस्म में अपने मजबूत कंधे पर उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। यू ब्लडी काजिम शाह, मर जाओ तुम। आहन शाह ने धाड़ते हुए इसके पैरों में शीशे का बाउल चकनाचूर किया था। तुम्हारी बहन को अपनी दरिंदगी और वहशत से अच्छी तरह से रोशनास करवाने के बाद ही मरूंगा ब्लडी मैन। काजिम शाह भी जो जवाबन बुलंद आवाज में गर्राता हुआ रिलैक्स अंदाज में सुर्ख पड़ती अफजल शाह के गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करता सपाट तासीरात के साथ हुनूस सीढ़ियाँ चढ़ता रहा। आहन शाह ने इसके जवाब पर गुस्से से बेकाबू होते हुए अब की बार शीशे का ग्लास उठाते हुए इसके घुटने का निशाना लिया था, लेकिन ग्लास रेलिंग को लग के चकनाचूर होते हुए ज़मीन पर गिरा था। आहन शाह इसे मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी बहन इसके निकाह में आ चुकी थी और वो जानता था इनकी हवेली के मर्द अपनी औरतों के बारे में कितने पॉजिटिव थे। अपने लाला के सामने काजिम शाह की इन हरकतों पर अफजल शाह का शर्म से बुरा हाल था। इसके हाथों की इतनी सख्त गिरफ्त को अपने पहलू में महसूस करते अफजल शाह को लगा इसकी पसलियाँ टूट जाएगी। काजिम शाह के सुर्ख चेहरे के तने तासरात देखते हुए इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। दरियाब शाह ने शिद्दत से दुआ मांगी थी, आहन शाह ये बाउल इनके बेबाक बेटे के पैरों में मारने की बजाय उसके दिमाग में मारता हुआ इसका सर तोड़ देता, जिसने दाजी का लिहाज भी नहीं किया था। मेराल शाह तो थूक निगलते हुए काजिम शाह की चौड़ी पुश को देख रही थी। कहाँ देखा था काजिम शाह का ये रूप। ज़ोहरा मॉम और शाह बीबी परेशानी से आहन शाह और काजिम शाह को ज़बानी लड़ाई लड़ते देख रही थी। अज़म शाह भी कुछ देर पहले ही अपनी क्लास में दाखिल हुआ था। अज़म शाह के चेहरे पर शदीद गुस्सा देखते हुए इसके दोस्तों ने भी कोई खास शरारत नहीं की थी। जब भी अज़म शाह गुस्से में होता था इसके दोस्त शरारतों से परहेज ही करते थे, ताकि अज़म शाह का खतरनाक गुस्सा इन पर ना उतर जाए। नेक्स्ट पीरियड में इनका टेस्ट था। अज़म शाह के दोस्त आज शराफत से खुद ही पढ़ने में मसरूफ़ थे, क्योंकि वो जानते थे अज़म शाह गुस्से में किसी को अपना टेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि वो अपना टेस्ट ख़त्म करके सर को पकड़ाते ही क्लास से निकल जाता था। दोस्तों के बार बार पूछने पर भी अज़म शाह ने उन्हें अपने गुस्से की वजह नहीं बताई थी। जायशा जो कब से अपनी टेस्ट की तैयारी में बेहाल हो रही थी, अज़म शाह को एक नज़र फिर से देखते इसने बिलाखिर इसके पास जाने का सोचा था, ताकि उससे ये चैप्टर समझ सके। इसने पहले अज़म शाह से ये चैप्टर नहीं समझा था। आज भी वो कब से इसके पास जाके ये चैप्टर समझना चाह रही थी, लेकिन इसके खुले गिरेबान को देखते वो शर्म व हया से सुर्ख पड़ती बार बार इसके पास जाने का इरादा कैंसिल कर देती। अब टेस्ट के लिए वो हिम्मत करती हुई अज़म शाह की तरफ बढ़ी थी, जो सबसे आखिरी डिस्क की कुर्सी पर तकरीबन नीम दराज टेस्ट की तैयारी करने की बजाय संजीदगी से अपना फ़ोन में मगन था। क्यों छुपाया था मेरी दरिंदगी के निशानों को? क्यों पूरी हवेली वालों को चीख चीख के नहीं बताया कि काजिम शाह कितना हवस परस्त है? क्यों अब क्यों ज़बान नहीं खुली थी तुम्हारी सामने सबके? एक दफ़ा मेरी बेरहमी का सबूत देते हुए निशानात का नज़ारा तो करवाती थी सबको। अब तुम्हें तो सबकी हमदर्दियाँ भी तो मिल सकती थी अफजल शाह, और अपने लाला को मेरी मर्दानगी का सबूत तो दे देती यार। इसको बता दी थी कि मेरा शौहर नाम मर्द नहीं है। इसने मिनटों में मुझे बेड पर पटकते हुए अपने जवान मर्द होने का सबूत देते हुए मेरे पहलू में अपनी आँख बुझाई थी। काजिम शाह इसके वजूद से दुपट्टा उतार कर दूर फेंकता इसे जोर से अपने बेड पर पटक कर बेबाकी से शेरों की तरह धाड़ा था। एक जिस्म में इसके ऊपर साया फगन हुआ था। अफजल शाह ने सहमती निगाहों से इसके बिपरे शेर को देखा था, जिसकी गोल्डन आंखों में तीश की शदीद लाली थी। इसके अल्फाजों पर अफजल शाह का चेहरा मतगैर हुआ था। मैंने रात को 20 से 25 मिनट तक अब तुम्हें अपनी कुर्बत बख्शी थी, ऐसा ही है ना अफजल शाह? काजिम शाह अचानक से इसके जबड़े को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते हुए धाड़ा था। वो ना जाने से इस्तिफसार कर रहा था या उसे बता रहा था। जवाब दो, ऐसा ही है ना? काजिम शाह इसकी खामोशी पर इसके कान में बुलंद आवाज़ में फनकारा था। जी जी। अफजल शाह ने सूखे सांसों के साथ इसकी तायद में सर हिलाते बमुश्किल अपने लबों से जवाब दिया था। और इन 25 मिनटों में तुम्हारे होठों पर क्या अल्फाज थे? काजिम शाह ने इसके लबों से लाइट पिंक लिपस्टिक मसलते हुए हुनूस सख्त लहजे में इख्तिसार किया। इसके सवाल पर अफजल शाह ने थूक निकलते हुए से देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी वो किन अल्फाजों को सुनना चाह रहा है। रात में तो इसने कितने ही अल्फाजों से इससे रहम की भीख मांगी थी, वो ना जाने किन अल्फाजों की बात कर रहा था। जवाब दो मुझे मक्कार औरत। काजिम शाह इसकी बाल मुट्ठी में जकड़ता अपनी पूरी कुव्वत से कराया था। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे हैं?
वो अपने आंसुओं पर काबू पाती सहम कर बोली। वो इसके हुक्म के मुताबिक इसे शाह जी बोलने से गरीज कर रही थी। वो इसकी रात वाली धमकी भूली नहीं थी। अपनी नाम निहात मोहब्बत का रिस्वा करने वाली एजल शाह इतनी मासूम है कि वो मेरी सादा ज़बान नहीं समझ पा रही। क्या तुमने रात में पूरे 25 मिनट तक लगातार मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी, ब्लडी स्टूपिड गर्ल? काजिम शाह अपना सारा वजन इसके नाजुक वजूद पर डालता, इसके इर्द गिर्द हाथ मारते हुए हलक के बल चीखा। मांगी थी, फिर से मांग लेती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। अभी एजल शाह अपना जुमला मुकम्मल करती जब काजिम शाह ने झुकते हुए अपनी पूरी शिद्दत से उसके होठों पर अपने दांत गाड़े थे। एजल शाह ने उसकी सिसकी भरते हुए बेड शीट को मुट्ठियों में जकड़ा था। एजल शाह की सिसकियों पर कमरे के मैट्रेस पर सोई कैटी ने अलर्ट होते अपनी आंखें खोली थी। जो रात में अपनी पूरी जान लगाते हुए एजल शाह को काजिम शाह से बचाने की कोशिश में नाकाम होती काजिम शाह के कमरे से जाने के बाद सोई थी। कैटी ने फिर से काजिम शाह को अपनी मालकिन पर जुल्म ढाते देखकर अपने छोटे छोटे पंजों के लंबे नाखून बाहर निकाले थे। कैटी एक जिस्म में मैटर से छलांग लगाकर काजिम शाह के कमर पर चढ़कर अपने नाखूनों से उसकी पुश्त जख्मी कर चुकी थी। काजिम शाह इतनी सर्दी में भी बिल्कुल पतली सी ब्लैक टी शर्ट पहने हुए था। वो इस वक्त किसी भी जैकेट या स्वेटर के बगैर था, इसीलिए बिल्ली के तेज़ नाखून इसे अपनी पुश्त में धंसते हुए महसूस हुए, जिसका बदला काजिम शाह ने एजल शाह के होठों पर उतारा था। वो कैटी के वार नज़रअंदाज कर चुका था। एजल शाह ने उसकी इतनी बेरहमी पर काजिम शाह की शर्ट के गिरेबान से थामते हुए इसे झिंझोड़ा था, जिस पर काजिम शाह ने इसके होठों को अगले ही पल में छोड़ते हुए इसके इन्हीं हाथों को ज़ोर से मरोड़ा था। इसके गिरेबान पकड़ने से काजिम शाह को वो मंजर याद आया था जब आहन शाह ने अपनी बहन के झूठ पर यकीन करते हुए इसका गिरेबान थामते उसे मुक्के जड़े थे। आइंदा अपने हाथ कभी भी मेरे गिरेबान तक लाने की कोशिश मत करना एजल शाह, वरना इन्हीं हाथों को काट कर फेंकूंगा। काजिम शाह इसके हाथों को मरोड़ते हुए लहू रंग आंखों से गर्राया था। एजल शाह को अपने हाथ इसकी गिरफ्त में टूटते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे माफ़ कर दें। एजल शाह ने फिर से मासूमियत से माफ़ी मांगते हुए कराह भरी थी, जिस पर काजिम शाह ने इसकी कलाई आज़ाद करते हुए फिर से इसके जबड़े को अपने हाथ में जकड़ा था। जब इल्ज़ाम भरी महफिल में लगाए जाए तो बंद कमरे में माफ़िया नहीं मिलती एजल शाह। ये कैसी माफ़ी है तुम्हारी, जिसका ना सर है ना पैर है? ये माफ़ी तुम सिर्फ खुद को मेरी नज़रों के सामने मासूम और मजलूम बनने के लिए मांग रही हो, या फिर हो सकता है अपनी गिल्ट को कुछ कम करने के लिए, लेकिन ये माफ़ी की ज़िम्मे मैं नहीं आता एजल शाह। ये सिर्फ तुम्हारी फॉर्मेलिटी है। 12वीं जमात में हो तुम, यकीनन तुम्हें माफ़ी और फॉर्मेलिटी में फ़र्क तो मालूम होगा, या वो भी मैं बताऊँ तुम्हें? काजिम शाह अब की बार इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ता, इसके कुर्ते को गले से अपने हाथ की मुट्ठियों में दबोचता अजियत की इंतहा पर चिल्लाया था। नीचे नाश्ते के टेबल पर सबकी बेएतबार नज़रें खुद पर महसूस करते हुए काजिम को कैसा महसूस हुआ था, कोई इसके दिल से पूछ के तो देखता। काजिम शाह के अल्फाजों पर एजल शाह लाजवाब हुई थी। अपनी बेबसी और खुदगर्जी पर रोना आ रहा था। वो 100% दुरुस्त था। वो काजिम शाह की वहशत से भी बचना चाहती थी और हवेली वालों की नज़रों में गिरना भी नहीं चाहती थी। रोना बंद करो, जहर लग रहा है मुझे तुम्हारे आंसू, तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारा ये वजूद। एजल शाह, तुम मेरे अंदर इतनी आग भड़का चुकी हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही खुद को ख़त्म कर डालूं या तुम्हारे इस वजूद का नाम व निशान मिटाते हुए तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूं। क्यों किया तुमने ऐसा? ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत थी एजल शाह, जिसने काजिम दरियाब शाह को कहीं का ना छोड़ा? अरे इतना कारोबारी करते हुए मेरी किसी एक नेकी को ही याद कर लेती। क्या इतना गुनहगार था मैं तुम्हारी नज़रों में, जो पिछले 11 सालों में की गई मेरी एक नेकी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम पैदा नहीं कर सकी? काजिम शाह इसके गुलाबी कुर्ते को कंधे से एक झटके में चीरता हुआ जगह जगह दांत गाड़ते गुस्से से कर रहा था। कल से चीख चीख के इसका हलक खुश्क हो चुका था। भारी आवाज़ मजीद भारी बन के खूबसूरत हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार लगातार 2 दिन चीखा था, वरना वो कभी भी इतने चीखने का आदी नहीं था। इसके अजियत भरे अल्फाजों पर एजल शाह के दिल को टहुका सा लगा था। बोलने को कुछ बचा ही नहीं था एजल शाह के पास। वो तो अपनी चंद बातों से उसकी ऐसी की तैसी करके रख चुका था। वो दोनों भाई क्या थे? इनकी बातें सीधी दिल पर क्यों लगती थी? एजल शाह ने काजिम शाह और कल की अर्जम शाह की धाड़ों को याद करते हुए अपने दिल से पूछा था, क्योंकि वो 6 मुख्तलिफ ज़बानों में बंदे के मुंह पर सच मारते हुए अगले को इसकी औकात याद दिलाते थे। एजल शाह के कहीं अंदर से आवाज़ आती, इसका चेहरा आहनात से सुर्ख कर चुकी थी। एजल शाह अपनी गर्दन और कंधों पर इसे अपने दांतों से जुल्म ढाते देख कर सिसकी थी।
जिस पर काजिम शाह की शिद्दत में कतई कमी नहीं आई थी। अलबत्ता काजिम शाह की कमर पर बैठी इसकी कैटी के नाखूनों में शिद्दत ज़रूर आई थी। काजिम शाह ने अपनी पुश्त पर बेहद जलन महसूस करते हुए अपने एक हाथ को पीछे ले जाते इस कैटी को गद्दी से पकड़े हुए ज़मीन पर फेंका था, जिस पर रोती हुई अफजल शाह ने फिक्रमंदी से अपनी कैटी की तरफ देखा, जो काजिम शाह को घूर के ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालती इससे औरतों की तरह झगड़ रही थी। लेकिन काजिम शाह इसकी कैटी की तरफ मतवज्जा नहीं था। वो इसके कुर्ते को गले से फाड़ता हुआ फिर से इसके बदन के नशीब व फराज पर झुकने वाला था, जब वहाँ पे पहले से ही अपनी बेरहमी के निशान देखते काजिम शाह ने अपना इरादा तर्क करते हुए अफजल शाह के गालों पर अपने दांत गाड़े थे। मुझे दर्द हो रहा है और सांस भी नहीं आ रही, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझ पर से उठ जाए। इसे अपने लबों पर फिर से झुकते देखकर अफजल शाह ने सू करते हुए इसे रोकने के लिए एक छोटी सी कोशिश की थी। तुम्हारी ये सांसें हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो जाती अफजल शाह? मरती क्यों नहीं हो तुम? इतना कुछ करने के बाद भी इतना ही कॉन्फिडेंस से जिंदा कैसे हो? अफजल शाह बेड ग्राउंड पर जोर से अपने हाथ का मुक्का मारते हुए धाड़ा था। वो पूरी रात सबकी बेएतबारी पर सिगरेट फूंक फूंक कर खुद को अजियत देता, जितना सुलगा चुका था वो इस बेहिस बनाने के लिए काफ़ी था। रात तो वो जो थोड़ा बहुत नरम पड़ रहा था, अब इसके लम्स और इसके अल्फाजों की सारी नरमी ना जाने कहाँ दूर सोई थी। इसके अल्फाजों पर अफजल शाह के दिल को ठेस सी पहुंची थी। वो अपनी ओजी को मर जाने के लिए कह रहा था। ये बात अफजल शाह की किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहती थी। मर जाऊंगी तो माफ़ कर देंगे? अफजल शाह ने लंबी सी हिचकी भर के इसके हाथ को थाम के लबों से लगाते हुए इस्तेसार किया। इसके सवाल पर काजिम शाह ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और फिर उसे जवाब देने की बजाय झटक कर उससे अपने हाथ छुड़वाता इसके ऊपर से उठ चुका था। रोज़े महशर तक नहीं करूँगा। काजिम शाह झुक के इसकी ज़ख्मी लबों पर एक बार फिर से दांत गाड़ के बेतासिर लहजे में बोलता वॉशरूम की तरफ बढ़ चुका था। क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है? इतनी बुरी क्यों हो तुम अफजल शाह? क्यों इतनी गिर चुकी थी तुम? अफजल शाह ने अपने चेहरे पर हाथ रख के फुट फुट कर रोते हुए खुद से सवालात कर डाले, जिसका जवाब इसके खुद के पास भी नहीं था। भाभी आ रही है गाइस। पर्दे में छिपी जायशा को अज़म शाह की तरफ बढ़ते देखकर बिलाखिर नौफिल की ज़बान खुजली हुई थी और वो राजदाराना अंदाज में बोला, जिस पर अज़म शाह के दोस्तों के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। अज़म शाह ने नौफिल की बात सुनते हुए अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर सामने की तरफ देखा। अज़म शाह ने नौफिल की बात पर सख्त नज़रों से अपने दोस्तों को घूर कर देखा, जो उसके चेहरे पर गुस्सा देखते ही अपनी मुस्कुराहट दबाकर फिर से पढ़ाई में मसरूफ़ हो चुके थे। अज़म शाह, जिसका कल तक जायशा को देखकर दिल धड़क रहा था, आज उसके दिल की धड़कनें साकित थी, या शायद ये वो खुद ही अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाए हुए थे। जब इसके घर की सबसे छोटी और लाडली अफजल शाह ने इसके लाला के इतने सालों के साफ किरदार को मिट्टी में मिलाया था, तो ये कल की आई लड़की क्या अज़म शाह के साथ मखलिस हो सकती थी? कौन जाने, वो पर्दा भी शायद दिखावे के लिए करती थी, और जितनी वो बेवकूफ़ बनती थी इतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा तो शायद कोई 10 साल का बच्चा भी ना करता हो। अज़म शाह कल वाले वाक़ये के बाद लड़कियों के लिए बेहद बदगुमान हो चुका था। इसे लड़कियों से नफरत हो रही थी, जो सब कुछ करके भी अपनी मासूमियत दिखा के सबको मोम कर देती थी। वो काजिम शाह था जिसने अफजल शाह को बख्शा था। अगर काजिम शाह की जगह कोई अज़म शाह के साथ ऐसा करता तो वो इसे एक रात में उधेड़ कर रख देता, क्योंकि अज़म शाह गलती माफ़ नहीं करता था। गलती की सज़ा देता अज़म शाह के पसंदीदा कामों में से एक था। अज़म शाह अपनी तरफ बढ़ती जायशा को देखते हुए अपनी शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए सोच रहा था। एक्सक्यूज़ मी शाह। जायशा ने उसकी कुर्सी से 2 कदम के फासले पर खड़े होते झिझक के उसे पुकारा। पूरी क्लास इसे शाह ही पुकारती थी, इसीलिए जायशा ने भी इसका नाम पुकारने की बजाय उसे शाह ही पुकारा था। इसके यूं पुकारने पर अज़म शाह का दिल कानों में धड़का था। अज़म शाह ने अपनी तेज़ चलती धड़कनों को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए अपना आईब्रो उचकाते हुए इसकी पुकार का मकसद जानना चाहा था। मुझे ये चैप्टर समझा दे प्लीज़, मैंने स्टार्टिंग की ये क्लास नहीं ली थी। जायशा सर झुकाए मासूमियत से झिझक के बोल रही थी। वो इसके खुले गिरेबान से नजर आते सफ़ेद चट्टानी सीने को देखने से गरीज बरत रही थी। तकरीबन क्लास की तमाम लड़कियों की हसद भरी नज़रें जायशा पे टिकी थी, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और खूबसूरत लड़के से मुखातिब थी। तो मैं क्या करूं? अगर तुमने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली, मैंने बोला था एडमिशन लेट लेने को। अज़म शाह सर्द महरी से बोलता हुआ अपनी नज़रें फिर से फ़ोन की तरफ मरकूज़ कर चुका था। जायशा को इसका लहजा अजीब लगा था। इस दिन तो वो इतना नरम बन रहा था, यह अचानक इसे क्या हो गया था? जायशा ने हैरत से सोचा, लेकिन फिर अपनी गलत फहमी समझते हुए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए इसे एक बार फिर से पुकारा था। नहीं,
आपने नहीं बोला था, मेरा खुद का दिल ही लेट माना था, लेकिन अब तो एडमिशन ले चुकी हूँ ना, प्लीज़ मुझे ये चैप्टर समझा दें, टेस्ट में सिर्फ आधा घंटा बचा है। जायशा हुनूस नज़रें नीचे किए मासूमियत से मनमनाई थी। जायशा की मासूम बातों पर अरज़म शाह के दोस्तों ने मुस्कुराते हुए अरज़म शाह को देखा था, जो पहले ही तपा बैठा था। अब अपने दोस्तों का बिला फजूल में मायने खेजी से मुस्कुराते देखकर इसका मीटर शॉर्ट हुआ था। एडमिशन ले चुकी हो तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया तुमने एडमिशन लेकर। तुम्हें पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ चैप्टर समझने के लिए। क्या एक बापर्दा लड़की को किसी लड़के से गुफ्तगू करना ज़ेब देता है? हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 45 गर्ल्स हैं। तुम इनसे मदद मांगने से पहले डायरेक्ट मेरे पास क्यों आई हो? अरज़म शाह इसकी तरफ देखता हुआ दबी आवाज़ में गर्राया था, जिस पर जायशा का चेहरा आहनत के एहसास से सुर्ख पड़ा था। इसने भी सबकी तरह इसके पर्दे पर सवाल उठाया था। जायशा ने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली थी, जो इसी की तरफ देख रही थी, और ज़्यादातर क्लास अरज़म की बातों पर मुंतफिक भी नजर आ रही थी। लड़कियों के चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी, जैसे इसका मजाक बना रही हो। शाह, वली ने जायशा की आंखों में नमी देखते हुए अरज़म शाह का कंधा सहलाते उसे रिलैक्स किया, जो बिला फजूल में इस बेचारी लड़की पर भड़क रहा था। अरज़म शाह ने गुस्से से वली का हाथ अपने कंधे से झटकते मजीद कुछ बोलने के लिए अपने लब वाह किए। जब इसके कुछ बोलने से पहले ही जायशा बोल पड़ी, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। जायशा अपनी पलकें झपक कर अपने आंसू पर काबू पाती उससे तेज़ी से सॉरी कहते हुए अपनी जगह की तरफ बढ़ चुकी थी। अरज़म शाह ने अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरते हुए एक नज़र जायशा की पुश्त को देखा और दूसरी नज़र पूरी क्लास को देखकर फिर से अपना ध्यान फ़ोन की तरफ मरकूज़ किया था। जायशा ने अपनी जगह बैठने के बाद किसी से मदद नहीं मांगी थी। वो अपने रजिस्टर पर झुककर सवाल हल करती बेआवाज़ रो रही थी। जायशा के आंसू इसका नकाब और रजिस्टर गिला कर चुके थे। वो दूसरी लाइन में बैठी हुई थी और अरज़म शाह सबसे लास्ट लाइन पर। तकरीबन आधे घंटे तक जायशा रोते हुए अपना सर खपाकर टेस्ट की तैयारी कर रही थी, लेकिन इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। जायशा को इतनी ज़ोर का रोना आ रहा था, इसका बस नहीं था। वो हॉस्टल में जाकर अपने बिस्तर में घुस के ज़ोरों से रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस टेस्ट के मार्क्स इसके पेपर्स के मार्क्स में ऐड होने वाले थे। सर क्लास में आ चुके थे, टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। सब बच्चे खुली लाइंस बना के बैठ चुके थे, यूं कि कोई बच्चा आसानी से चीटिंग नहीं कर सकता था, सिवाय अरज़म शाह के दोस्तों के, जिन्होंने चैप्टर का एक एक हिस्सा बांट कर पढ़ा था। वो लोग तो इस वक्त भी शीट आसानी से एक्सचेंज कर सकते थे, अगर सर इनके सर के ऊपर खड़े हो। जायशा को टेस्ट काफ़ी मुश्किल लग रहा था, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी वो टेस्ट में क्या लिखे। सब बच्चे तेज़ी से टेस्ट हल कर रहे थे, जिसे देखते हुए जायशा को मज़ीद रोना आ रहा था। इसे लगा शायद वो क्लास में अकेली नालायक लड़की है जिसको टेस्ट नहीं आता। जायशा ने अभी तक अपने टेस्ट शीट पर अपना नाम, रोल नंबर और सवाल ही लिखे थे, जो अब इसे आते नहीं थे, तो इसने खुद से गलत लिखने की जहमत भी नहीं की थी। जायशा को टेंशन की वजह से अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आके इसे अपनी सितारे गर्दिश में महसूस हो रहे थे। वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी हसास थी। बिलाखिर 10 मिनट तक किसी को भी ना उठते देखकर जायशा अपनी भीगी हैज़ल आंखों को रगड़ कर साफ करती अपनी जगह से खड़ी हुई थी। इसके इतनी जल्दी टेस्ट करने पर सर समेत सब ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, हत्ता कि अरज़म शाह ने भी। सर, मेरा हो गया। जायशा ने अपना टेस्ट सर की तरफ बढ़ाते हुए इन्हें मुखातिब किया। सर ने हैरानगी से उसका टेस्ट देखा, जिस पर एक भी सवाल नहीं था। आपने टेस्ट को मजाक लिया हुआ है जायशा, या आपने पढ़ाई को ही मजाक समझ रखा है? यूनी आके क्लास ली, दोस्तों से गप्पे लगाई, खाया पिया और घर चले गए, बस यही ज़िंदगी है आजकल के स्टूडेंट्स की। क्या फ़ायदा यूनी की इतनी फ़ीस देने का, माँ बाप के पैसे खर्च करवाने का, जब टेस्ट और पेपर्स में आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं है। सर भी शायद आज अपनी बीवी से झगड़ कर आए थे, जो जायशा को और पूरी क्लास को एक नज़र देखकर गुस्से से भड़कना शुरू हो चुके थे। सर, मैंने स्टार्टिंग। अभी जायशा आंसू बहाती हुई सर को सफाई देती, जब हलक में आंसुओं का गोला अटकने की वजह से इसका जुमला अधूरा रह चुका था। लो जी, टेस्ट खाली देकर एक एहसान तो आप पहले ही मुझ पर कर चुकी हैं, अब रो धोकर एक एहसान मजीद कर दें। रोने धोने से मसले हल नहीं होते बेटा, अगली बार अच्छी तैयारी कीजिएगा। ये सब मैं आपके फ़ायदे के लिए ही समझा रहा हूँ। सर भी जायशा की जी भर के बेइज्जती करने के बाद आखिर में नरम पड़े थे। जायशा सर की बात पर हाँ में सर हिलाती अपनी चेयर से बैग उठा रही थी, जब इसकी नज़रें बेसाख्ता आखिरी कुर्सी पर बैठे इस बेरहम शाह पर पड़ी थी, जिसने आज इसे पूरी क्लास में जलील करने के बाद सर से भी जलील करवाया था। अरज़म शाह उसकी तरफ देख रहा था। इसकी भीगी हैज़ल आंखों को देखते हुए अरज़म शाह के दिल को कुछ हुआ था। इसे सर पर इस
इस वक्त इतना गुस्सा था, इसका बस नहीं था वो कोई कुर्सी उठाकर सर के गंजे सर पर मार दे, जिन्होंने इतनी सी बात पर इस बेचारे की इतनी इंसल्ट कर दी थी। और वह ऐसा कर भी गुजरता अगर सामने इसके उस्ताद की जगह कोई और होता। अर्ज़म शायद भूल चुका था इस सब की वजह वही है। जायशा अर्ज़म शाह को अपनी शिकवा किना हैज़ल आंखों से देखती अपना बैग कंधे पर डालती हुई तेज़ी से क्लास से बाहर जा चुकी थी। इसकी सूजी हैज़ल आंखें भीग के और खूबसूरत हो चुकी थी। इसकी आंखें तो अर्ज़म शाह के दिल पर पहले दिन से वार कर चुकी थी, लेकिन आज इसकी आंखों में शिकवे के साथ साथ आंसू देखते हुए अर्ज़म शाह से अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ था। अर्ज़म जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर सर को अपना अधूरा टेस्ट पकड़ा था बेसाख्ता जायशा के पीछे गया, जो ना जाने बाहर निकलते ही कहाँ गायब हो गई थी। ये क्या हो चुका है मेरी क्लास को? क्या टेस्ट इतना मुश्किल था? सर जो अर्ज़म का आधा अधूरा टेस्ट देखकर हैरानगी की मूरत बने हुए थे। अर्ज़म की क्लास से निकलते ही सर पूरी क्लास के ऊपर गरजे थे। सर के मानने की बात नहीं आ रही थी। इनकी क्लास के सबसे होनहार बच्चे ने अपना टेस्ट अधूरा छोड़ा था और ऐसा अर्ज़म शाह ने आज तक नहीं किया था। अर्ज़म शाह ने जायशा को पूरी यूनिवर्सिटी में देख लिया, लेकिन वो इसे कहीं भी ना मिली और वो खुद पर भी हैरान था। इसने कल के हुए वाक़े के बाद अपने दिल में अहद किया था वो कभी भी किसी लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा, लेकिन फिर ना जाने क्यों दिल इसकी फिक्र में पागल हो रहा था। जायशा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आते ही अपने कमरे की तरफ भागी थी। इसके कमरे में इसके साथ 2 रूममेट्स थी जो इस वक्त यूनी में थी। जायशा कमरे का दरवाज़ा बंद करते अपने बैग को सोफे पर फेंकती, रोती हुई अपना नकाब उतारती। सुर्ख व सफ़ेद रंगत खूबसूरत मासूम नकुश रोने की वजह से सुर्ख होती, छोटी सी नाक, मोमी गुलाबियाँ बिखेरते गाल, वो बिलाशबा बेहद हसीन थी। जायशा अपना नकाब और बुरखा उतारते ही अपने बेड पर औंधे मुंह गिरती फूट फूट कर रोना शुरू हो चुकी थी। लाइट ब्राउन लंबे सिल्की बाल कैचर से आज़ाद होते हुए इसकी पुश्क और चेहरे पर बिखेरते रोती जायशा के छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गुले, ज़रा मेरे साथ बाजार तो चल, सारा राशन ख़त्म हो चुका है और ठंड भी तो बढ़ रही है ना। तेरे लिए कोई 2-4 जर्सियाँ ही खरीद लेंगे। जरताज अम्मा और गुलाली असर की नमाज़ पढ़ने की गर्ज से एनेक्सी में आई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद गुलाली को सर्दी में बिना जर्सी के कपड़े धोते देखकर उन्होंने गुलाली को मुखातिब किया था। जरताज अम्मा की बात पर गुलाली को वो मंजर याद आया जब आहन शाह ने महराल के साथ मंगनी की शॉपिंग पर जाने के लिए हामी भरी थी। इतनी जर्सियाँ तो हैं मेरे पास अम्मा, छोड़िए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। गुलाली अपने आंसू पर जब्त करती कपड़े निचोड़ कर तार पर डालते हुए अपनी पठानी में बोली थी, अरे कहाँ है वो पिछले साल की 2 जर्सियाँ हैं, चल ना मेरी शहजादी, माँ की बात नहीं मानेगी। जरताज अम्मा उसके पास आके मोहब्बत से उसका माथा चूमती बोली थी। इनकी मोहब्बत पर गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखों में ढेरों आंसू जमा हुए थे। एक वही तो थी जो इसके नाज नखरे उठाती थी, इस पर प्यार जताती थी। वो अलग बात, गुलाली ने इन्हें कभी इतने नखरे नहीं दिखाए थे। जरताज अम्मा खुद ही इसकी हर ज़रूरत पूरी करती थी। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन मगरिब से पहले ही वापस आ जाएंगे। आप जानती हैं ना, रात के अंधेरे में मुझे हवेली से बाहर डर लगता है। गुलाली भराई आवाज़ में बोलती इनसे दूर हुई थी, जिस पर अम्मा ने हाँ में सर हिलाते इसकी बात की तायद की। अम्मा को चादर लेकर तैयार देखते हुए गुलाली ने एक नज़र अपने दोनों चादरों को देखा जो अभी हल्की सी गिली थी। इसके पास यही 2 चादरें थी जिन्हें इसने कुछ देर पहले ही धूप में डाला था। बाकी छोटे दुपट्टे इसके पास थे, लेकिन वो बाहर इतने छोटे पल्लू ओढ़ कर नहीं जाती थी। और अम्मा के पास तो थी ही एक चादर जो इन्होंने खुद ओढ़ रखी थी। गुलाली ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते छोटी सी लकड़ी की अलमारी में अपना कोई बड़ा सा दुपट्टा ढूंढा था, लेकिन इसके सारे दुपट्टे फैंसी कपड़ों के थे जो अम्मा इसे किसी फंक्शन पर या ईद दिलाती थी। वो सब दुपट्टे बाजार में ले जाने के लिए बिल्कुल नामुनासिब थे। लाइट भी गई हुई थी, वरना वो अपनी गीली चादर इस्त्री करके ही सुखा लेती। भाई गुले, चल मगरिब हो जाएगी। बाहर से जरताज अम्मा की आवाज़ सुनते गुलाली ने इन्हें अपनी चादर का मसला बताते हुए परेशान नहीं किया, वरना वो बाजार जाके इसे आधे पैसों की तो चादरें ही खरीद देती। इसलिए गुलाली ने अलमारी बंद करते हुए फिर से सहन में आते अपनी काली चादर अपने पूरे वजूद पर ओढ़ते अपना चेहरा ढका था। अम्मा तो इसे सहन में आते देखकर ही एनेक्सी से बाहर बढ़ चुकी थी। उन्होंने इसे गीली चादर लेते हुए नहीं देखा था, वरना इतनी सर्दी में इसके बीमार होने के डर से तो टोकती ज़रूर।
गुलाली ने इसी गीली चादर में अनकंफर्टेबल होते एनेक्सी के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। वो अभी 2 कदम ही चली थी जब अपनी गाड़ी से निकलते आहानशाह की नज़रें एनेक्सी का दरवाज़ा बंद करती गुलाली की पुष्प पर पड़ी थी, जो इसकी वजूद के साथ चिपकी हुई चादर देखते हुए आहानशाह ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा अपनी पूरी कुव्वत से बंद करते हुए अपने कदम एनेक्सी की तरफ बढ़ाए थे। आहानशाह के सब आंखें गुस्से के एहसास से शदीद सुर्ख हुई थी। आहानशाह ने एनेक्सी की तरफ जाते हुए आसपास खड़े मुलाजिम को देखा, जो नजरें झुकाए हुए थे। सच शुक्र इनमें से किसी का रुख अभी एनेक्सी की तरफ नहीं था, वरना आहानशाह इनकी आंखों में तेजाब फेंक देता। जरताज अम्मा ने लंबे चौड़े आहानशाह को गुस्से से लंबे लंबे ढक भरते अपनी तरफ आते देखकर थूक निकला था। ना जाने वो क्यों इतने खूंखार तासीरात लिए इनकी तरफ आ रहा था। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? आहानशाह इनके करीब आते जरताज अम्मा के हाथ में छोटा सा पर्स देखते गुस्से में दबी दबी आवाज में गर्राया था। यकीनन वो पर्स पकड़कर हवेली के अंदर तो नहीं जा रही थी। आहानशाह की गर्राहट पर दरवाजे को कुंडी लगाती गुलाली के हाथ लर्जे थे। शाह साहब, ये बस बाजार तक ही जा रहे थे, फिर हवेली आके रात का खाना भी तैयार करने वाले थे। जरताज अम्मा ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। इन्हें लगा शायद वो भी शाह बीबी की तरह इन्हें 24 घंटे हवेली में काम करते दिखना चाहता है, इसीलिए यूँ भड़क रहा है। जरताज अम्मा के मुंह से बाजार का सुनते हुए आहानशाह के तन बदन में आग लगी थी, यानी वो इस हुलिये में बाजार जाने वाली थी। गुस्से से सोचते हुए आहानशाह के लहू में भापड़ चले थे। वो अपनी चौड़ा वजूद लिए बिल्कुल गुलाली के पुष्प पर खड़ा था, ताकि कोई मुलाजिम गलती से भी इसके गुलाली पर नजर ना डाले, जिसके वजूद के साथ चादर चिपकी हुई थी। आहानशाह ने 2 कदमों का फासला खत्म करते हुए एक हाथ गुलाली के बल खाती कमर में डालते दूसरे हाथ से एनेक्सी का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खोलते उसे अंदर की तरफ धकेला था। गुलाली जो इस अचानक आफताब पर गिरने वाली थी, आहानशाह ने शदीद गुस्से से उसकी कलाई जकड़ते हुए से जोर से अपनी तरफ खींचते गिरने से बचाया था। वो किसी कटी डाल की तरह लहराती हुई इसके सीने से लगी थी। जरताज अम्मा तो हैरानगी से आहानशाह को दिख रही थी, जो गुलाली को खींचता हुआ अंदर कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आहानशाह ने अपने कदम गुलाली के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। छोड़िए मुझे शाहसाई, गुलाली ने गुस्से से इसके मजबूत हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाने की तगदो की थी। आहानशाह ने इसकी ऊंची आवाज़ सुनते हुए इसकी कमर को मजबूती से जकड़ते हुए इसके चेहरे से चादर हटाई थी। चादर हटाते ही आहानशाह गुस्से से पागल होते इसके गुलाबी होठों पर जोर से अपने दांत गाड़ता हुआ इसीलिए अपना सर झुकाते इसके छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। वो कतई नहीं जानता था जरताज अम्मा एनेक्सी के दरवाजे पर खड़ी हैरानगी से आहानशाह के रद्द अमल को देख रही है, वरना शायद वो ये हरकत इनके सामने करने की बजाय कमरे में जाके करता। जरताज अम्मा ने आहानशाह की जसारत पर सुर्ख पड़ते हुए बाहर से एनेक्सी का दरवाज़ा बंद किया था। वह आहानशाह और गुलाली के निकाह के रिश्ते के बारे में वाकिफ़ थी। आहानशाह ने उसे कमरे में लाते ही अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते हुए इसके साथ पटका था। गुलाली का इस अचानक आफताब पर सर चकरा रहा था। वो नहीं जानती थी आहानशाह ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। ये गीली चादर लेकर बाजार जाने वाली थी तुम? आहानशाह ने इसके दाएं बाएं इस लकड़ी के दरवाजे के हाथ मारते पूरी कुव्वत से धाड़ते सुसार किया। गुलाली ने उसके अचानक अमल पर जोर से अपनी आंखें मींची थी। इसकी धाड़ पर इसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। आंखें खोलो और जवाब दो मुझे। आहानशाह एक बार फिर दरवाजे पर अपना हाथ मारता इसके जबड़े को अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में लेते हुए धाड़ा था। गुलाली ने उसकी धाड़ पर अपने वजूद की कपकपाहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों में सब्ज आंखों में गाड़ी थी। हाँ, इसी गीली चादर समेत जाने वाली थी, गुलाली ने मजबूती से लहजे में कहा, लेकिन जिस्म हुनूस लजर रहा था। क्यों गुलाली इस्माइल खान, क्यों? आहानशाह इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए गुस्से से पागल होते हुए गर्राया था। बाल छोड़े मेरे। आपको आज गुलाली के लिबास की इतनी परवाह क्यों हो रही है? कितनी चादरें और कितने जोड़े लेकर दिए आपने मुझे इन 7.5 सालों में? गुलाली इसके हाथों से अपने बाल छुड़वाने की तगदो करती इसकी आंखों में आंखें गाड़ती चिल्लाई थी। तो मैं अपने निकाह में ले चुका था, यही काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई गीली चादर ओढ़कर बाजार में जाने का सोचने की भी? जानती हो पौर्च में कितने मर्द? अभी आहानशाह धाड़ते हुए अपना जुमला मुकम्मल करता जब गुलाली ने उसकी बात काटी थी। जानती हूँ मैं सब। मर्द सबसे पहले औरत की खूबसूरती देखता है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है जो कोई मर्द मुझे अपनी शान समझेगा? एक खूबसूरत वजूद तक तो है नहीं मेरे पास। बताए ना,
कोई मर्द मुझे कहाँ से देखना पसंद करेगा? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, बताए ना, क्या ऐसा खास है मेरे जिस्म में जिस पर कोई मर्द बिला फजूल में अपना वक्त ज़ाय करता हुआ अपनी शिद्दतें। अभी गुलाली हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती हुई अपना जुमला मुकम्मल करती जब आहान शाह ने धाड़ते हुए इसके होठों को हमेशा की तरह अपने हाथ की चुटकी में मसलते उसकी ज़बान रोकी थी। बकवास बंद करो अपनी गुलाली आहान शाह। आहान शाह पूरी कुव्वत से गरजा था। आज इसने पहली बार इसके नाम के साथ इस्माइल खान की बजाय अपना नाम लगाया था। इसके पुकारने के अंदाज पर गुलाली की सांसें थमी थी। इसके मुंह से गुलाली आहान शाह सुनते हुए इसका दिल धक धक के पागल हो रहा था। क्रिस्टल ग्रे आंखें खतरनाक हद तक फैली थी। इसकी बातों से आहान शाह को अपने लहू में उबाल उठते महसूस हो रहा था। तीश व अश्ताल के मारे आहान शाह का सफ़ेद रंग खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था। कहाँ सोचा था ये मासूम नजर आने वाली पठानी इतनी चालाकी से इसके अल्फाज इसके मुंह पर मारेगी। आहान शाह की नज़रों का मरकज़ बेसाख्ता इसकी गीली चादर से ढका वजूद बना था, जो आहान शाह के मुताबिक बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं था। मैं आज तुम्हारे बदन का अच्छी तरह से नज़ारा करके तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम्हारे वजूद में और कहाँ कहाँ से छूना पसंद करूँगा मैं तुम्हें। इस गीली चादर में इसके रनाया छलकते वजूद को देखते आहान शाह ने बुलंद आवाज़ में गर्राते हुए एक झटके में ये गीली चादर इसके बदन से जुदा की थी। इसके अचानक से चादर खींचने पर गुलाली की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। यहाँ से गुलाली की चादर ने ज़मीन पर पलटी खाई थी और वहाँ पर आहान शाह की दिल की दुनिया ही पलटी खाई थी। आहान शाह की हरी आंखें इसके कुंदन से तराशे मरमरे सरापे से हटने से इनकारी हुई थी। वो इतना कुछ अपनी इस चादर में छुपाए हुए थी। आहान शाह इस बात से बेइल्म था। इसकी गीली सफ़ेद कमीज़ इसके बदन की नुमाइयाँ होते नश्ब व फराज की खूबसूरती देखते हुए आहान शाह के गले में गिल्टी भर के मालूम हुई थी। आहान शाह ने बड़ा बड़ा हुस्न देखा था, लेकिन इसके दिल ने इकरार किया था ऐसा हुस्न इसने आज से पहले कहीं नहीं देखा था। नीम बरहाना लिबास में मलूस खूबसूरत लड़कियां हर वक्त इसके गले का हार बनने के लिए इसके एक इशारे के इंतज़ार में होती थी, लेकिन इनकी खूबसूरती ने आज तक आहान शाह को अट्रैक्ट नहीं किया था। आहान शाह कभी किसी लड़की के बदन को छूने के लिए बेताब नहीं हुआ था, लेकिन गुलाली के दिलकश सरापे को देखते ही वो इसे छूने को बेताब हुआ था। इसकी गहरी नज़रों को अपने वजूद का जायज़ा लेते देखकर लजरती हुई गुलाली ने ज़मीन पर झुकते हुए अपनी चादर उठानी चाहिए, लेकिन आहान शाह इसकी कोशिश को नाकाम बनाता इसे बाजू से खींचते हुए अपने बेहद करीब कर चुका था। आहान शाह की नज़रें फिर से प्यासों की तरह इसके वजूद के तवाफ़ करने में मगन हो चुकी थी। गुलाली ने इसकी बेबाक नज़रों को अपने वजूद में गड़ते महसूस करके दहकते गालों से अपने सीने पर हाथ बांधते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की थी। इसकी गहरी नज़रों की तपिश की वजह से गुलाली का चेहरा तप के अंगार बन चुका था। गुलाली के यूं खुद को छुपाने पर आहान शाह ने अपनी आंखों में शदीद सुर्खी लिए से घूरते हुए इसके दोनों हाथों की कलाइयाँ नरमी से थामते हुए इसकी कमर पर बांधी थी। अब वो फिर से अपनी तमाम तर खूबसूरती समेत इसकी आंखों के सामने थी। आहान शाह के दिल में मलकियत का एहसास अंगड़ाई की लेकर बेदार हुआ था। आहान शाह ने खुद पर से बेकाबू होते हुए झुककर इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने लब शिद्दत से रखे थे। आहान शाह पागलों की तरह इसकी गर्दन को सख्त करता इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त खतरनाक हद तक मजबूत कर चुका था। इसकी शिद्दत भरे लम्स पर गुलाली ने इसकी ब्लू जैकेट शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में ज़ोर से भींचा था। इसने आज से पहले इसके लबों के लम्स पर कोई मज़ाहमत दिखाई थी जो आज दिखाती। आहान शाह के लब अब हद तोड़ रहे थे, इसकी गर्दन से नीचे की तजावज़ कर रहे थे। आहान शाह अपनी पूरी शिद्दत समेत उसकी कमीज़ के गहरे गले पर झुका इसके वजूद को बेबाकी से छू रहा था। इसके लम्स में नरमी के साथ साथ आग सी तपिश महसूस होती हुई गुलाली का दिल बाहर निकालने को बेताब हो रहा था। गुलाली ने थूक निगलते हुए खुद को इसकी हर शिद्दत से बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया। वो इसके गहरे गले से मज़ीद नीचे झुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमीज़ को रुकावट बनते देखकर बेताब से आहान शाह ने इसके गले पर अपने दांत गाड़ते इसे सिसकी भरने पर मजबूर किया। आहान शाह ने इसकी कमीज़ कंधों से सरकाते वहाँ भी अपनी शिद्दतों के सुर्ख निशान छोड़े थे। आहान शाह ने इसे किसी भी तरह की मज़ामत ना करते देखकर मदहोश होते हुए अपना चेहरा इसकी गर्दन से उठाते हुए इसके भरे भरे याकूती लबों को अपने अनाबी होठों की गिरफ्त में लिया था। आहान शाह ने आज इसके होठों के अपने दांतों की बेरहमी दिखाए बगैर इन्हें शिद्दत से चुमा था। आहान शाह इसके लबों की नरमाहट महसूस करते हुए इसके नशीब व फराज बेबाकी से छू रहा था। इसके हाथों और लबों के बेबाक जसारतें महसूस करते गुलाली का रंग तांबे की तरह मानिंद सुर्ख हुआ था।
घनी शफाफ पल के आरजू पर सजदा रेस हुई थी। आहनशाह ने कतरा कतरा उसकी सांसें शिद्दत से पीते हुए कितनी ही देर इनके साथ खिलवाड़ किया। गुलाली की सांसों का तसलसल टूट रहा था, लेकिन वो इसे दूर झटके बगैर अपनी आंखें मूंद चुकी थी। आहनशाह ने इसकी आंखें मूंदने वाली अदा पर मजीद शिद्दत से उसके बलाई लब को चूमा था। आहनशाह जो इसके लबों की नाज की महसूस करते किसी और जहान में पहुंच चुका था। होश इसे अपने बजते फ़ोन की आवाज़ से आया। फ़ोन की आवाज़ सुनते आहनशाह की सारी मदहोशी भग से उड़ी थी। आहनशाह ने इसके लबों को एकदम आज़ादी बख्शी थी। गुलाली ने अपनी आंखें खोलते एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपनी कमीज़ की बेतरतीबी को देखते हुए एक नज़र आहनशाह को देखा, जो इसे अजनबी नज़रों से देखता हुआ ना जाने किस सोच में गुम हुआ था। गुलाली को इसकी सारी पुरानी बातें याद थी। इसने कैसे इसे अपने शाम शाह समझने से इनकार किया था, इसे कैसे उसे बावर करवाया था कि वो इसकी स्टैंडर्ड की नहीं है, इसका वजूद इस लायक नहीं है जिस पर वो अपनी शिद्दतें निछावर करे। इसे ये सब हुर्फ बहुर्फ याद था, लेकिन उसे महरम ने आज पहली बार इसके सरापे को छुआ था और इतनी शिद्दत से छुआ था वो इसे एक ताना ना दे सके। इसने जैसे आहनशाह को चांस दिया था, ये सोचे बगैर कि इसका चांस इसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। आहनशाह ने इसके चेहरे पर बिखरे कोस फिजा के रंगों से नजरें चुराते हुए इसकी कमर को छोड़ते अपनी जेब से फ़ोन निकाला था। फ़ोन पर हारून शाह की कॉल देखते हुए आहनशाह कॉल काट चुका था। हारून शाह उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए फ़ोन कर रहे थे, जो कल की बजाय आज पर शिफ्ट हो चुकी थी। कॉल काटने के बाद आहनशाह ने एक नज़र इसके शर्मीले तासीरात देखे। अपनी शिद्दत के ज़ेर असर इसके सुर्ख होते भीगे लबों को देखते हुए आहनशाह की नज़रें नीचे की तरफ सरकी थी। इसकी गर्दन, कंधों और गहरे गले पर अपने दिए गए निशानों को देखते हुए आहनशाह ने अपना लब बेहद गुस्से से अपने दांतों में कुचला था। वो मजबूत आसाब का मालिक कैसे बहक सकता था, और अगर बहकना भी था तो इस गद्दार नौकर की बेटी के सामने क्यों बहकना था, जिसका वजूद 7.5 साल पहले ही शाहों की पार्टी की शिकस्त की वजह बना था। इसकी वजूद की रनाइयों में ही क्यों खोना था तुमने आहनशाह? आहनशाह ने खुद पर लानत भेजते हुए खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार किया। आहनशाह का स्टैंडर्ड ये लड़की नहीं थी। वह सफाकी से सोचता वह आज भी अपनी बात पर कायम था, ये सोचे बगैर कि वह अपने तामीर किए गए स्टैंडर्ड से इसी रोज़ गिर चुका था जिस दिन इसे अपने सामने खड़े वजूद को छुआ था। तुम्हारे वजूद का नज़ारा करते ही मैंने जान लिया है, वाकई ही तुम्हारे बदन में कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी अपनी इस बात को अपनी गलत फहमी समझते हुए मैंने तुम्हें अपने लबों से चख के भी देख लिया, लेकिन मैं हुनूस अपनी बात पर कायम हूँ, तुम में कुछ खास नहीं। गुलाली इस्माइल खान, मैंने तुम पर ये धोगड़ी अपनी शिद्दतें लुटाते अपना कीमती वक्त बर्बाद किया है। आहनशाह बेरहमी से अपने अल्फाजों से गुलाली के वजूद से जान निकाली थी। वो जो इसके लिए कुछ देर पहले गुलाली आहनशाह पुकार रहा था, वो फिर से उसे गुलाली इस्माइल खान बना चुका था। गुलाली जो पहले गुलाबियाँ बिखेरती हुई शर्म से नजरें झुकाए हुए थी। आहनशाह की बातों पर इसने किसी ट्रांस की कैफियत में नफ़ी में सर हिलाते इसकी तरफ देखा। जहाँ गुलाली को आज मालूम हुआ था जिंदा लाश बनना किसे कहते हैं, वहीं पर उसका सफ़ेद पड़ता रंग देखते आहनशाह ने आज जाना था रंग सफ़ेद पड़ना किसे कहते हैं। शाह साईं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? गुलाली ने हिचकियां भरते हुए अपने लबों से लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा किए। इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में बेहद बेइंतहा तकलीफ और उदासी देखते हुए आहनशाह कितनी देर कुछ बोल ना सका। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? क्या ये तुम्हारी कोख में मेरा खून पल रहा है जिसे अपना नाम देने से मैं इनकारी हूँ? मुझे बताओ, यूँ मजलूम बनी मुझसे किस बात की शिकवे कर रही हो तुम? अभी तक शोहरों की तरह छुआ ही कहा है मैंने तुम्हें हकीकत बताई है। तुम में वाकई ही कुछ खास नहीं है। आहनशाह ने इस पर से फिर से अपने बेरहम अल्फाजों के निश्तर चलाए थे, लेकिन आखिरी जुमला बोलते हुए इसकी ज़बान खुद ब खुद लड़खड़ाई थी। अगर शौहर इस तरह से नहीं छूते तो क्या इस तरह से नामहरम छूते हैं? अगर हाँ तो शुक्रिया मुझे बताने के लिए। आइंदा से अगर मुझे कभी किसी का लम्स महसूस करने की ज़रूरत पेश आई तो मैं अपने महरम सैयदजादे के पास जाने से पहले किसी नामहरम। अभी गुलाली अपने कंधों, गर्दन और गर्दन से नीचे नजर आती गहराइयों पर इसकी शिद्दतों के निशान पर अपनी उंगली से इशारा करती मजीद हलक के बल चिल्लाती, जब आहनशाह के हाथ के भारी थप्पड़ से उसका सर चकराया था। चटाक की आवाज़ गुलाली के पूरे कमरे में गूंजी थी। इसके भारी थप्पड़ पर गुलाली को अपना गाल जलता हुआ महसूस हुआ। इसके अल्फाजों को सुनते हुए आहनशाह को अपने पूरे बदन में चूंटियां रेंगती हुई महसूस हुई थी। जिस्म में गुस्से के शरारे फूटते गए।
रगों में खून की जगह जैसे भड़कता लावा गर्दिश करने लगा। आहान शाह का बस नहीं था वो मजीद थप्पड़ इसके मोमी गालों पर जड़ते हुए इसकी ज़बान हलक से खींच ले, जिसने इसे ये घटिया बात कही थी। आहान शाह की शौहर वाली बात से मतलब जो मायने और बेबाकी से था, लेकिन गुलाली ने आहान शाह की इस बात को उलट के अंदाज में लेते हुए इसके तन बदन में आग भड़काई थी। खुदा की कसम, अगर इस वक्त मुझे ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाना होता गुलाली आहान शाह, तो मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करके तुम में उतरता हुआ और तुम्हें खुद में उतारता हुआ तुम्हारे अल्फाज के बहुत अच्छे मतलब समझाता और इस अंदाज में समझाता कि तुम में सारी ज़िंदगी किसी लम्स को महसूस करने की चाह ना रहती। शुक्राने की नफिल पढ़ लेना अपनी इस जान बख्शी पर। आहान शाह इसके बालों को अपनी हाथ की मुट्ठी में जकड़ कर झटका देता, इसकी भीगी क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज़ आंखें गाड़ता, बेहद बेबाकी से और गुस्से से धाड़ा था। अगली बार यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से छूँगा और इस कदर शिद्दत से छूँगा पागल हो जाओगी तुम अपने महरम सैयदजादे के लम्स पर। आहान शाह ने उसकी गर्दन पर अपनी सौगात दिए गए निशानात पर अपनी उंगली फेर कर एक पल में इसके दिल के मुकाम पर उंगली रख कर दायरा बनाते हुए जिस कदर बेबाकी से गर्राते हुए ये जुमला अदा किए थे, गुलाली को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ था। सांसें बाकायदा खुश्क हो रही थी। इसने धुंधली निगाहों से उसे देखा था। एक बार फिर इसके कुछ देर बोले गए जुमले याद करते हुए हलक में आंसुओं का गोला साटका। आहान शाह ने इसके भीगे आरज़ू को देखते हुए अपने दिए गए थप्पड़ के निशान पर बेसाख्ता झुककर बेहद शिद्दत से अपने नरम गरम लब रखते, इसके गालों को अपने लबों में दबाते, इसके सरापे पर मजीद एक भी नज़र डाले बगैर इसे दरवाजे से पीछे करते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे। इसके जाते ही गुलाली दीवार के साथ लग के नीचे बैठी थी और धाड़े मार मार कर रो रही थी। एनेक्सी के दाखिली दरवाजे तक पहुँचते ही आहान शाह ने इसकी सिसकियाँ और धाड़े सुनते हुए अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए जोर से लोहे के दरवाजे पर मारा था, जिससे आज पहली बार इसने किसी सिनफे नाजुक पर हाथ उठाया था। आहान शाह इसकी मजीद दर्दनाक सिसकियां सुनने के लिए वहां रुका नहीं था, बल्कि वह एनेक्सी के दरवाजे को धाड़ से बंद करके लंबे लंबे ढकभरता पोर्च की तरफ बढ़ चुका था। तुम्हारे होठों पर होठ रखकर जुल्म करने को जी चाहता है मेरी जान। जोरी शाह लाल हवेली के मर्दान खाने में कमरे के बेड पर लेटा मरहा शाह की तस्वीरें देखता, हर बार कभी इसके होठ, कभी गर्दन तो कभी सरापा जुम करते इसकी तस्वीर से मुखातिब होता। यूं ही पागलों की तरह शायरी कर रहा था जैसे वो इसके सामने हो। इसे काफ़ी मुश्किल से रयान खान को जनान खाने की तरफ जाने दिया था। अगर रयान खान इसे इसकी महबूबा की कसम ना देता तो कोई बैद नहीं था वो सुबह तक इसे इसकी बीवी के पास ना जाने देता। वो कल रयान खान का वलीमा अटेंड करके रात में ही इस्लामाबाद के लिए निकलना चाहता था, ताकि इससे अगले दिन आहान शाह की मंगनी अटेंड कर सकें, जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों को दावत दी गई थी। जोरी शाह कल से काजिम शाह की खैर खबर लेने के लिए इसे फ़ोन करना था, लेकिन इसने इसका फ़ोन नहीं उठाया था। जोरी शाह इस्लामाबाद पहुँच के इससे दो हाथ करने का इरादा रखता था। आखिर वो अपने लाडले की कॉल कैसे इग्नोर कर सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मीडिया के हवाले से मौजूद सभी लोगों को शुक्रिया आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। आज मैं अपने बेटे को सियासत की दुनिया में पेश करने का खुशी से इजहार करता हूँ। मेरे बेटे आहान हारून शाह अपनी मेहनत के ज़रिए अपने तजुर्बे को हासिल किया है। इनका इरादा है कि वह अपने मुल्क और आवाम के लिए खिदमत करें, इनकी आवाज़ें बने और इनके मसाइल का हल ढूंढें। मैं अपने बेटे की काबिलियत, जिम्मेदारी और अच्छी सोच को पहचानता। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हारून शाह अपनी आवाम से मुखातिब थे। वह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के ज़रिए अपने बेटे बड़े आहान शाह हारून शाह का एक सियासतदान के तौर पर तारुफ करवा रहे थे। हारून शाह के एक तरफ दरियाब शाह जबकि दूसरी तरफ आहान शाह अपनी दिलकश पर्सनालिटी के साथ संजीदगी से बैठा बाप को सुन रहा था, जो इसकी काबिलियत पर पूरा मजमून याद करके आए थे। कभी कभी तो इनके मुंह से खुद के लिए इतने सताइश भरे अल्फाज सुन के वो अपनी घनी भरी बियर्ड पर हाथ फेरता हुआ इनको एब्रूज का के चिढ़ाता कि आया वो इसकी तारीफ कर रहे हैं या किसी और के बेटे की। इसके एक्सप्रेशंस पर हारून शाह ने लोगों और मीडिया के सामने काफ़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया था, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की बेजारी थी। दाजी के साथ इनकी पार्टी के कुछ दूसरे मेंबर्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आहान शाह इस वक्त करकराते कल्फ लगे सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस अपने भूरे बालों को सलीके से सेट किए बेहद हैंडसम लग रहा था। वो कमीज शलवार के ऊपर सफ़ेद ब्रांडेड कोट पहने हुए था।
अपनी चौड़ी कलाई पर ब्रांडेड कीमती घड़ी और पैरों में चमचमाते ब्लैक शूज़ पहने वो अपने एक शूज़ को ज़मीन पर खरोचता बार बार स्टेज के बिल्कुल सामने कुर्सियों की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के इंतज़ार में हो। हारून शाह की तकरीर अपने हतमी मराहिल पर थी। जब सामने कुर्सियों पर नज़र जमाए, आहन शाह का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। सामने कुर्सी पर बैठे अज़म शाह को देखकर आहन की आंखों में तहीर कतई नहीं थी। वो जानता था वो आज ज़रूर आएगा। वो चारों कज़न्स ऐसे ही थे, एक दूसरे के बेहद करीब। वो हर कदम पर एक दूसरे के साथ होते थे। अज़म शाह के यहाँ आने का मकसद भी आहन शाह को सपोर्ट करना था। वो अभी तक सुबह वाली चॉकलेट ब्राउन पैंट के साथ अपनी स्किन शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले हुए था। अलबत्ता शहद रंग बार बार बेतरतीब होते माथे पर बिखर रहे थे। बज़ाहिर वो कुर्सी पर बैठते ही अपने आईफोन में मसरूफ़ हो चुका था, लेकिन इसके जिस्म का एक हिस्सा कान बना आहन शाह को सुनने के लिए तैयार था। ज़ोरी शाह हुनूस सवात में था, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना हो सका। और काजिम शाह और आहन शाह के खुशगवार ताल्लुकात दुश्मनी में बदल चुके थे, इसीलिए काजिम शाह ने यहाँ आके नहीं देखा था, बल्कि वो तो सुबह से ही एज़ल शाह पर अपना गुस्सा उतारने के बाद ऑफिस में था। बिलाखिर हारून शाह की तकरीर ख़त्म होने पर आहन शाह ने गहरी सांस भरी थी। वो सिर्फ इस इंतज़ार में था कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ और इस मीडिया से, इसे और कैमरों से जान छुटे। लेकिन जान तो तब अटकी जब हारून शाह ने इसे अवाम से मुखातिब होने को बोला। आहन शाह को लगा हारून शाह ही सब बोल देंगे, लेकिन इसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सियासत का ढोल इसके दाजी ने इसके गले में डाल दिया था, जो इसे किसी न किसी तरीके से बजाना ही था। आहन शाह ने बाप को नरोटेपन से देखते हुए माइक अपनी तरफ सेट किया। हर कोई आहन शाह की आवाज़ सुनने को बेताब नजर आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आहन शाह ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सबको संजीदगी और तमीज़ से सलाम करते हुए अपने भूरे बालों में हाथ फेरा था। सबके मुश्तरका सलाम के जवाब देने के बाद आहन शाह ने खुद को मज़ीद कुछ बोलने के लिए तैयार किया था। अज़म शाह भी अपने फ़ोन से नज़रें उठाए संजीदगी से आहन शाह को देख रहा था। दाजी काफ़ी खुशी से अपने पोते को सुनने के लिए बेताब थे। जैसे कि आप सबने मेरे बाबा की जान की तकरीर में आज एक बात बार बार सुनी है कि इनका बड़ा बेटा आहन हारून शाह एक काबिल और ज़िम्मेदार इंसान है, तो आप सबको इनके इन अल्फाजों से इम्प्रेस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं अपनी ज़िंदगी के 29 सालों में इनके मुंह से आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। आहन शाह के संजीदगी से सर को खम दे के बोलने की देर थी कि प्रेस क्लब में सबके कह गए छूटे थे, सिवाय हारून शाह और दाजी के, जिन्होंने उसे शदीद घुरियों से नवाजा था। अज़म शाह और दरियाब शाह ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अज़म शाह बज़ाहिर अपने चेहरे पर बला की संजीदगी सजाए हुए थे। अगर तो आप सब मुझसे किसी लंबी चौड़ी तकरीर की उम्मीद रखते हैं तो माजरत के साथ मैं कोई तकरीर याद करके नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा बाबा जान के फुल फॉर्म में होने के बाद आप सबको मेरे अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चूँकि बाबा जान के मुताबिक इनका नाम रोशन करना इनके काबिल और हुनहार बेटे आहन हारून शाह पर फ़र्ज़ है, जिसके लिए मेरा कुछ बोलना ज़रूरी है। तो अभी आहन शाह फिर से सर को खम देकर एक नज़र हारून शाह को देखकर संजीदगी से अपनी बात बरकरार रखता, जब इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सबके एक बार फिर से कहे छूटे थे। आहन शाह ने काबिल और हुनहार बेटे पर काफ़ी जोर दिया था, जिसका जिक्र हारून शाह ने काफ़ी बार अपनी तकरीर में किया था। आहन शाह इस वक्त अपने गुस्से से सुर्ख पड़ते बाबा जान को एक नज़र देखते हुए बमुश्किल अपना कहका जब्त कर रहे थे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं इन 5 अल्फाजों पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ। मैं आप सबके साथ लाखों वादे नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे दिया गया आपका वोट ज़ाय नहीं जाएगा, शुक्रिया। आहन शाह की संजीदगी हुनूस बरकरार थी। वो इन चंद जुमलों को बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर चुका था। आहन हारून शाह की बात का अख्तिताम होते ही हॉल में तालियां गूंजी थी। आहन शाह ने सामने कुर्सी पर बैठे संजीदा और नाराज से अज़म शाह को हौले से तालियां बजाते देखकर आईब्रो उचकाया था, जो इसके देखने पर अपना तालियां रोककर फिर से फ़ोन में मशगूल हो चुका था। वो इससे बेहद नाराज़ था। सबकी सताइश भरी नज़रें आहन शाह पे टिकी थी। सब इससे काफ़ी उम्मीदवार नज़र आ रहे थे। हारून शाह जो बज़ाहिर बेटे की बातों पर बरम नजर आ रहे थे, उन्होंने भी बेटे के जुमलों पर काफ़ी मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते ही तमाम रिपोर्टर शाह फैमिली का रास्ता रोकते हुए इन पर सवालों के बौछार कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर आहन हारून शाह के
लेट सियासत ज्वाइन करने की वजह पूछ रहे थे। आहन शाह का बस नहीं था वो इन सब रिपोर्टर को उठा उठा कर पटक दे जिनकी जान को सुकून नहीं था। अभी हारून शाह और दरियाब शाह कुछ रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ जवाब दे ही रहे थे जब आहन शाह का हाथ में पकड़ा फ़ोन रिंग हुआ। जोरी शाह का नंबर देखते ही आहन शाह ने फ़ोन यस करके कान को लगाते हुए अपने बॉडी गार्ड्स को इशारा किया था इसके और अज़म शाह के गुजरने के लिए जगह बनाए, जिन्होंने इसके इशारे पर फौरी अमल करते हुए इसके लिए और छोटे शाह के लिए जगह बनाई थी। ये इन तमाम लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है जिनके टीवी पर आपको देखकर दिल धड़क रहे हैं। जोरी शाह का ये जुमला सुनते ही आहन शाह ने एब्रू उचकाते हुए इसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार किया। कम से कम आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सपोज करना चाहिए था यार कि आप डबल बुक्ड हैं, यानी एक मनोका के होते हुए भी एक मंगनी मजीद। अभी जोरी शाह हौले से हंसते हुए अपना जुमला मुकम्मल करता जब आहन शाह ने इसकी बात काटी थी। आई थिंक इतनी बकवास काफ़ी है जोरी शाह। आहन शाह ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसे लताड़ा था जिसे सवाद में बैठ के भी सुकून नहीं था। अज़म शाह जो आहन शाह को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने वाला था। आहन शाह ने इसका मजबूत बाजू अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए इसे अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर धकेला था। अज़म शाह ने इस अचानक आफ्ताब पर अपनी शहद रंग आंखें फैलाते हुए आहन शाह को देखा जो हुनूस जोरी शाह से बातें करते हुए इसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा था। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही आहन शाह ने जोरी शाह को अलविदाई कलामात के साथ अपना ख्याल रखने का कहते हुए फ़ोन बंद किया था। शीशे की तरफ मुंह मोड़ कर बैठे अज़म शाह को देखते हुए आहन शाह ने उसके हाथ से उसकी गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। अकबर खान को चाबी कैच करवाते ही इसने उसे अज़म शाह की गाड़ी हवेली ले जाने का इशारा करते फिर से अपना रुख अज़म शाह की तरफ किया जो अपना निचला लब बेदर्दी से काटता हुआ हुनूस शीशे की तरफ देख रहा था। शर्ट उतारो छोटे शाह, आहन शाह ने इसे हुक्म देते हुए अपना डैशबोर्ड खोला था। अज़म शाह ने आहन शाह के जुमले पर चौंकते हुए इसकी तरफ देखा। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाला। शर्ट उतारो, उसकी शहद रंग आंखों में तहीर देखते हुए आहन शाह ने संजीदगी से अपनी बात पर जोर दिया। जी मैं जानता हूँ आप किसी की इज्जत इसे बेलिबास किए बगैर भी लूटने का फन रखते हैं। अज़म शाह शर्ट उतारे बगैर एक नज़र इसकी तरफ देखकर चबा चबा कर बोला। इशारा उसकी काजिम शाह पर बेएतबारी की तरफ था। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा छोटे शाह तुम्हारे अपने जितने कट काट पे तुम्हें पीटना, इसीलिए ये सब बातें भूल कर अपना रवैया दुरुस्त करो और शर्ट उतारो। आहन शाह ने उसे सख्ती से डपटते हुए डैशबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। हाथ मत लगाइए मुझे, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है लाला। आपको अपने छोटे शाह की फ़िक्र इस वक्त क्यों नहीं हुई थी जब आपने काजिम लाला के सीने पर अपनी बंदूक का निशाना लिया था? आपको तब अपने छोटे शाह का ख्याल क्यों नहीं आया था कि वो अपने इतने बड़े नुकसान पर खुद को आग लगा देगा या सफाक दुनिया वालों को? आपको तब अपने छोटे शाह पर तरस क्यों नहीं आया था? काजिम शाह के बगैर वो माजूर हो जाएगा, इसका एक बाजू इसके धड़ से अलग हो जाएगा। कल आपने काजिम लाला के किरदार को, अभी अज़म शाह का हाथ अपनी जख्मी कंधे से हटाता हुआ मजीद धाड़ता जब आहन शाह ने उसकी बात काटी थी। तो तुम क्या, तुम्हारी कभी आने वाली बीवी भी मुझे तुम्हें हाथ लगाने से रोक नहीं पाएगी अज़म शाह। और अब अगर तुमने मेरे बैंडेज करने तक मजीद बकवास की तो बाखुदा मैं तुम्हारे कान के पीछे रख लगा दूंगा। आहन शाह ने गुस्से से बोलते हुए इसकी स्किन शर्ट कंधे से चीरते हुए इसका जख्म टटोला जहां से कल गोली के छू के गुजरी थी। जख्म अच्छा खासा था। प्रेस क्लब से निकलते हुए रश की वजह से अज़म शाह का कंधा काफ़ी लोगों से टकराया था जिसकी वजह से इसके कंधे से ब्लडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिस पर अज़म शाह का ध्यान तो नहीं गया, अलबत्ता आहन शाह का ज़रूर गया था। इसीलिए वो हारून शाह से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल आया था। आहन शाह अब मसरूफ़ अंदाज में इसका ज़ख्म नरमी से साफ़ करता हुआ इसके दाएं बाजू के फूले मसल्स पर बैंडेज कर रहा था। अज़म शाह इसके लहजे में सख्ती देखते खामोश हो चुका था। वो खामोशी से उसे बैंडेज करते देख रहा था। मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा काजिम शाह को मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और जो सुलूक मैंने इसके साथ किया था इसमें मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ और इससे ज़्यादा का वो हकदार था। आहन शाह ने इसकी बैंडेज करने के बाद अपना हाथ टिश्यू से साफ करते हुए इसे मध्यम लहजे में जवाब दिया, जिस पर अज़म शाह ने उसे देख कर रह गया। ये इंसान हर एक पर अपनी मर्जी क्यों थुपता था? आहन शाह ने इसके तासीरात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए अपना कोट उतार कर उसकी गोद में रखा था। मतलब साफ था वो उसका कोट पहन ले, क्योंकि इसकी शर्ट फाड़ने का काम तो वो पहले ही अपने हाथों से अंजाम दे चुका था। अज़म शाह ने सिलकते हुए इसका कोट पहना था। वो अभी भी इससे शदीद नाराज़ था।
तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसीलिए तुम वो महसूस नहीं कर सकते जो कल मैंने काजिम शाह को अपनी बहन के साथ बंद कमरे में नाज़बिया हालत में देखते हुए महसूस किया। काजिम शाह बिल्कुल भी मासूम नहीं है। आहन शाह ने सफाकी से बोलते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एक वक्त आएगा आपको काजिम लाला के मासूमियत पर यकीन आएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी लाला। आज़म शाह ने अजियत से बोलते हुए अपना रुख फिर से शीशे की तरफ मोड़ा। इसके जुमलों पर आहन शाह ने अपनी गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। कहीं कुछ गलत था जिसे आहन शाह समझ नहीं पा रहा था। वो कल से दिल और दिमाग की जंग में पागल हो रहा था। काजिम शाह इस वक्त अपने ऑफिस में कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठा एलसीडी पर चलते न्यूज़ चैनल पर अपनी नज़रें जमाए हुए था, जहां पर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आहन शाह की गुफ्तगू के क्लिप्स दिखाए जा रहे थे। वो ना चाहते हुए भी इन्हें बार बार देख रहा था। शायद अगर हालात मुख्तलिफ होते तो वो इसकी हाजिर जवाबी को काफ़ी दाद देता, लेकिन अभी आहन शाह को देखते हुए काजिम शाह को बेहद गुस्सा आ रहा था। काजिम शाह ने गुस्से से पेपर वेट उठाकर एलसीडी पर मारते हुए अपनी दहकती कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया था। मैं तुम्हें तुम्हारी बेएतबारी के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगा आहन हारून शाह। काजिम शाह अपने टेबल से लैपटॉप उठाकर ज़मीन पर पटकते हुए बुलंद आवाज़ में धाड़ा था। इतनी उसे अपने माँ बाप की बेएतबारी पर अजियत नहीं हुई थी जितनी उसे आहन शाह की बेएतबारी पर हुई थी। इसने उसके साथ अपनी 29 साल ज़िंदगी का एक एक पल गुजारा था, स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बिजनेस भी इकट्ठे स्टार्ट किया था। वो कैसे उसके साथ गुजारे गए हर पल को फरामोश करते हुए से हवस परस्त, दरिंदा और वहशी बोल सकता था। अब ये कल का आया छोकरा एहसन मलिक के मुकाबले में आएगा। एहसन मलिक न्यूज़ चैनल पर चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर इस्तेहाज़िया हंस रहा था। इस बार जीत शाहों की नहीं बल्कि सिर्फ एहसन मलिक की होगी। सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।